लॉजिकल रीजनिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि MD-CAT के अंदर हमारे पास जो है वो 6 मार्क्स जो 6 नंबर का सवाल होता है, तो वो लॉजिकल रीजनिंग का होता है। सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन, सबसे छोटा पोर्शन MCAT में यही होता है। KU में ये 20 नंबर का होता है पैटर्न, ठीक है। तो अब जो 6 मार्क्स के लॉजिकल रीजनिंग जो होता है, इसके अंदर हमारे पास 5 तरह के क्वेश्चन इसके अंदर हमारे पास आते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक हमारे पास जो है वो सीरीज़ वाला क्वेश्चन आता है, सीरीज़ वाला। अब ये सीरीज़ वाला क्वेश्चन किसी भी तरह से हो सकता है। ये आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ हो सकती है, या आपका न्यूमेरिक सीरीज़ हो सकती है। यहाँ पर ये सीरीज़ आपका जो है वो सिंबॉलिक सीरीज़ हो सकता है। तो ये सीरीज़ वाले क्वेश्चन आते हैं सबसे पहला। सेकंड, इसके अंदर हमारे पास कोर्स ऑफ एक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन। थर्ड, इसके बाद हमारे पास इसके अंदर कॉज एंड इफ़ेक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, कॉज एंड इफ़ेक्ट। फिर इसके अंदर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है लॉजिकल डिडक्शन से, लॉजिकल डिडक्शन। और एक हमारे पास आता है एनालिटिकल रीजनिंग से, जिसमें हम एनालिसिस करते हैं क्वेश्चन को पढ़ के। तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर ये हमारे पास जो है वो बच्चों 5 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। सबका एक एक सवाल आता है, किसी एक का 2 आ जाता है, चाहे न्यूमेरिक सीरीज़ के 2 आ जाता है अक्सर, बाकी सबके एक एक सवाल आ रहा होता है। तो ये वैसे 6 ही सवाल होते हैं गिनती के, तो बहुत ज़्यादा सवाल तो होते ही नहीं है। और इतने सालों से आ भी नहीं रहा, 2021 से आना स्टार्ट हुआ है, तो 21, 22, 23 3 साल ही आया अब तक। तो ये उससे पहले MCAT में नहीं आया करता था। तो ये उसमें एक क्लास भी अगर हम कर लेते हैं तो ये हमारे पास काफ़ी होती है। कि ये नॉर्थ कराची कैंपस में मैं आपको ये क्लास दे रहा हूँ, जिसमें मैं ये सारे आपको बता दूंगा किस तरह सॉल्व होते हैं। और 6 नंबर है, एक क्लास काफ़ी है इसके लिए, नो नीड टू मतलब हैव मल्टीपल क्लासेस। अब चूँकि मैं अलग अलग कैंपसेस में एक ही क्लास देता हूँ, तो सबकी वीडियो डालता रहता हूँ, इसलिए काफ़ी सारी वीडियो बन जाती है। तो बच्चों को लगता है ये बहुत सारे लेक्चर, ऐसा नहीं है। वो एक ही लेक्चर हर कैंपस में अलग अलग रिपीट हो रहा है। अब कल मैंने बल्दिया कैंपस में कराया था, उससे पहले औरंगी कैंपस में कराया था, उससे पहले गुलशन कैंपस में कराया था। इस तरह से अलग अलग कराते रहता हूँ। और आपको पता है मेरी आदत है रिकॉर्ड करने की, मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करते रहता हूँ, आदत है मेरी। क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग नहीं लगाता तो मुझे नींद आती है क्लास में। अब अजीब सी आदत हो गई है मेरी, बिला वजह रिकॉर्ड करता हूँ। नीड नहीं है, बच्चे मुझसे सर अब क्या करेंगे रिकॉर्ड करके, सब तो डाल दिए, लेकिन ऐसे ही रिकॉर्ड करते रहते हैं, आदत सी हो गई। तो और रिकॉर्डिंग कैमरा सामने होता तो नींद भाग जाती है ना, तो इसलिए भी हम रिकॉर्डिंग चला देते हैं। वरना पढ़ा के अब तो नींद आती है, इतना पढ़ा दिए क्या करें। तो कहने का मकसद है कि ये लॉजिकल रीजनिंग आज हम डिस्कस करेंगे। 6 नंबर का पोर्शन होता है ये आपका, 6 MCQs इससे बनेंगे MCAT के अंदर। और सबसे छोटा पोर्शन ये, इसके बाद इंग्लिश का पोर्शन होता है 18 नंबर का, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री आपके 54 के हैं, बायो का सबसे बड़ा पोर्शन है 68 का MCAT में, ठीक है। और KU के अंदर तो सारे 20-20 नंबर के 5 पोर्शन होता है, 100 नंबर बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा, वो अल्फ़ाबेटिकल एंड न्यूमेरिक सीरीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। अल्फ़ाबेटिकल एंड न्यूमेरिक सीरीज़ का मतलब क्या होता है कि इसमें अल्फ़ाबेट होता है, चंद अल्फ़ाबेट्स या चंद नंबर्स लिखे होते हैं, आपको नेक्स्ट नंबर जो है ना वो बताना होता है कि वो क्या है। अच्छा, ये लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाने की चीज़ नहीं है क्लास में, वो बस एक बहाना है कि बच्चे, जाहिर सी बात है, फिजिक्स क्लास में बैठते हैं तो हर कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो एक बहाना है कि हम पढ़ा देते हैं। अदरवाइज़ ये लॉजिकल रीजनिंग ना, ये आपके अंदर बचपन से मौजूद है, ये आपके जहन में मौजूद है। इसके बिना इंसान नहीं है, फिर वो मेंटली अनस्टेबल है जिसके पास लॉजिकल रीजनिंग नहीं है। तो ये तो इस बात की निशानी है कि आप पागल नहीं हैं। अगर आप इस सवाल को अटैम्प्ट कर लेते हैं, इसका मतलब आप पागल नहीं है, बल्कि आप मेंटली स्टेबल इंसान है। बस इस सब्जेक्ट का ये मकसद होता है। तो और वो बंदा जो मेंटली स्टेबल है वो उसको सॉल्व कर लेगा, हाँ जो मेंटली अनस्टेबल होगा वो नहीं कर सकता। इस चीज़ को चेक किया जाता है बस। ये जो डॉक्टर बनने वाला है या जो इंजीनियर बनने वाला है, कहीं वो किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार तो नहीं है, इसके लिए लॉजिकल रीजनिंग करता है। अदरवाइज इसका कोई काम नहीं है। क्योंकि सीखने की चीज़ सुनी ना है, पढ़ने की चीज़ सुनी ना है, ये तो बचपन से आ रहे हैं। 1 क्लास के बच्चे में भी लॉजिक हो तो वो बता रहे हैं। समझ गए बात मेरी? तो बहुत सारे बच्चे ना लॉजिकल रीजनिंग समझते ही नहीं है कि क्या है।
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इनसे आपके नॉलेज चेक कर होते हैं, इससे नहीं करते नॉलेज चेक। ये तो लॉजिक्स है। इसमें कौन सा चैप्टर है आपके पास? 9, 10, फर्स्ट सेकेंड ईयर में कभी पढ़ा लॉजिकल रीजनिंग? आपने कभी नहीं पढ़ा। ये जस्ट लॉजिक्स को चेक करना है, और ख़ास तौर पे आपके डिसीजन मेकिंग पावर को चेक कर रहे होते हैं। सम टाइम एक इंसान एक अच्छा डिसीजन मेकर नहीं होता है, उसको फैसला करने का हुनर नहीं आता है, जबकि एक डॉक्टर के लिए, एक प्रोफेशनल के लिए, एक मैनेजर के लिए कंपनी के डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज़ को होना बहुत ज़रूरी है। सही बात है ना भाई? अब आपके पास जाहिर सी बात है, एक शख्स आ गया कोई, आप हॉस्पिटल में आप डॉक्टर बने हुए सर्जरी कर रहे हैं, आपके पास कोई बंदा आता है, उसको गोली लगी है, तो जाहिर सी बात है ना कि अब उसको गोली लगी है तो अब किस तरह से उसको ट्रीटमेंट करना है। पहले एक्सरे किया जाएगा, उसके बाद किस तरह से उसकी ट्रीटमेंट की जाएगी, ये सब एक लॉजिक के थ्रू चलेगा। क्योंकि अगर आपने इसमें गलत फैसला कर लिया अगर आपने एक, तो उसमें उस बंदे की जान भी जा सकती है। इस हवाले से भी लॉजिकल रीजनिंग का टेस्ट करते हैं कि मेंटली साउंड है कि नहीं जो डॉक्टर बनने वाला है। समझ गए? तो ये रीज़न है कि MD कैट में और इस तरह से NT टेस्ट में लॉजिकल रीजनिंग आती है। ये देखो, ये शुरू के सवाल तो बड़े आसान ही होता है, हलवा है, सब कर लेंगे आप पूरा का पूरा। तो जैसे अब देखो यहाँ पर क्या है कि SCDTEFGH, पहला सवाल करते हैं। तो ये हमारे पास अलग अलग वर्ड्स आ रहे हैं, ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ कहलाती है। अब बड़ा इसके आसान तरीके तो बहुत आसान है। अब जैसे ये फर्स्ट अल्फ़ाबेट S है, इसके बाद T है, इसके बाद U है, तो अगला यकीनन क्या आ जाएगा हमारे पास? V आ जाएगा, फिर W है, तो V वाला आंसर होगा हमारा। और V वाला अगर एक ही आंसर है तो वही करेक्ट है, अगर मल्टीपल आंसर होंगे तो फिर आगे सेकंड अल्फ़ाबेट में हम देख लेंगे, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे हम देखें यहाँ V वाला एक ही आंसर है ना, C ऑप्शन, तो C को हम टिक आउट कर देंगे। हम अगला अल्फ़ाबेट में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर सारे V वाले होते हैं ना, फिर हमें सेकंड अल्फ़ाबेट देखना पड़ता है कि इधर वो क्या हो रहा है, उसमें क्या वेरिएशन आ रही है। आगे आएंगे ऐसे समझ गए? तो ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होती है। सारे इतने आसान नहीं होते हैं, कुछ थोड़ा मुश्किल भी होते हैं। सही है? समझ गए क्या होता है ये? फर्स्ट सेम को समझ में आया सबको? वो मुश्किल था, और कोई बच्चा कर सकता है। और इसमें कभी हम इसको सोचते भी नहीं कि लॉजिकल में नंबर लाना है। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये बायो में नंबर उठा रहा हूँ, इसमें नहीं उठा रहा हूँ। तो इसमें 6 नंबर बिलीव भी आओगे तो कौन सा कमाल कर दोगे? आपको तो 180, 170 स्कोर करना है, तो 6 नंबर क्या कर लेगा इसके अंदर? और इसमें से 5 तो हर कोई ऐसे ही सही कर लेगा, 5 तो वैसे ही सही कर लेते हैं। जो छठा नंबर है तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। 5 तो हर बच्चे का आ जाता है इसमें, जो छठा नंबर होता है ना उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। सिर्फ 1 नंबर की तैयारी है, समझ लो। क्योंकि इस तरह के सवाल के लिए पढ़ना थोड़ी ना पड़ेगा घर पे। आप डायरेक्ट, अगर मैं आपको नहीं पढ़ाता क्लास में तो या पेपर में कर नहीं पाते आप जाके, कह रहे सर ने तो ये वाला सवाल करा ही नहीं था, हमसे हुआ ही नहीं। सही बात है ना भाई? ये ऐसा कोई सवाल ही नहीं है। सेकंड देखो, फर्स्ट हो गया। ओके, सेकंड देखें। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है? B2C। अब देखिए, आपको देखें B2CD, फिर BCD4, B5CD, B6, BC6D। अब देखो BCD तो सब में चल रहा है, अल्फ़ाबेट का मसला नहीं, इसके अंदर नंबर डाल दिए गए, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ आ गई। ठीक है, अब ये देखो 2 यहाँ आया, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया। अब अगला यकीनन, अच्छा इसमें यहाँ पर जो आना चाहिए था 3 आना चाहिए था ना। अगर कहीं पर 3 लगा हुआ है 4 ऑप्शन में से तो वही करेक्ट है हमारा। अगर मल्टीपल जगह पर 3 है तो देख लेंगे। ओके, A नहीं है और D नहीं है, B हो सकता है और C हो सकता है। B होगा चूँकि एक ही नंबर आ रहा है ना, 2 नंबर तो नहीं आ रहे 2, 3, तो ये हमारा B ऑप्शन हो जाएगा, BC3D। यार मसला। नेक्स्ट देखो FAGGAFHAIIH। अब अगला बताना है क्या है। तो पहले एक अल्फ़ाबेट के लिहाज से चलो, उसमें देखो क्या वेरिएशन आ रही है। FGHI। अब J, अब J वाला करेक्ट है, मतलब C और B नहीं है, या तो D हो सकता है या तो A हो सकता है। अब अगले अल्फ़ाबेट में आना पड़ेगा, मजबूरी है आना पड़ेगा, तो ये करेक्ट है चुका। अब A हो गया, A हो गया, A हो गया, A हो गया, अगला भी यही आएगा J। लो बेटा, अभी भी नहीं आंसर आ सका। अब आखिरी अल्फ़ाबेट फैसला करेगा कि क्या होना चाहिए। GFIH।
एफ जी, ओके, एच आई ABCDEFG HIJK, ओके, जी है फिर एफ है फिर आई है, ABCDEFG HI, ओके, FG HIJK JK आएगा ना, समझे कैसे सीरीज चली है? ठीक है, तो आखिरी में ना इन्वर्स पैटर्न चला रहे थे, उल्टा, मतलब FG फिर HI फिर JK उल्टा चल जाता था, तो सही है। तो मसला थोड़े से कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, दम हलवा भी हो सकते हैं, ये तो डिपेंड करता है क्या सवाल है। नेक्स्ट है क्या, फोर्थ है ELFGLHF, एक एक अल्फ़ाबेट करके देखते हैं। EF नहीं है, G है, H नहीं है, I है, J नहीं है, K होगा, K वाला मतलब A और C तो नहीं है, B और D हो सकता है। सेकेंड अल्फ़ाबेट L इसमें भी L आएगा, ओके, अभी भी नहीं कंफर्म हुआ। FGHIJKL KLL D ऑप्शन करें, सही है। नहीं समझ में कैसे हो रहा है? तीसरा वाला, थर्ड वाला, ये वाला एक एक स्किप हो रहा है ना, चेक करो। F इसका G कैपो H IJKL MN से चल रहा है, मतलब तो सीक्वेंस चल रहा होता है, स्किप हो रहा होता है, बट ये भी आसान है, इससे मुश्किल भी सीरीज चल रही होती है, ठीक है। और ये तो सीक्वेंस चल रहा है, या तो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, या एक एक स्किप या दो स्किप करके चलना, ये तो आसान है। कभी कभार थोड़ा सा ना, जैसे ऑड नंबर इवन नंबर की सीक्वेंस चल रही होती है, तो वो थोड़ा सा मसला होता है, समझ गए? ये तो अभी समझ में आ गया ना सब। नेक्स्ट देखो, अब ये नंबर सीरीज आ रही है 17, 44, 71, 98, कॉमा, सॉरी क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ क्या सीरीज चल रही है? यस, अब 98 में हमें बस 27 प्लस कर देना इसके अंदर भी, तो 27 प्लस करते जा रहे हैं, तो ये यस 9, 10, 11, 125 आ जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। इस तरह से आपको चेक करना पड़ता है। जैसे यहाँ कॉमन डिफरेंस निकला हमारे पास कि 27 का डिफरेंस आ रहा है, तो 27 प्लस करते चले गए, तो उसको जब हमने माइनस किया 44, 17 को, तो 27 आया, तो अब सब में 27 ऐड होते जा रहे हैं। तो समटाइम इतना आसान सीक्वेंस नहीं होता कि बस एक गैप से चल रहा है या असेंडिंग डिसेंडिंग चल रहा है, कभी कभार स्क्वायर के हिसाब से चेंज हो रहा होता है, कभी कभार कॉमन डिफरेंस आ रहा होता है, तो प्रैक्टिस करने से ये आ जाता है। तो मेरी बात कैसे हो? अब देखो, आप समझ, अभी आपको लॉजिक समझ में आ गई तो आंसर लगा ही सकते हो आप। मेन चीज़ है लॉजिक समझना कि यहाँ चेंजिंग किस चीज़ की हो रही है, और अगर चेंजिंग समझ में आ गई फिर तो आंसर लाना बड़ी बात थोड़ी ना, वो तो आ ही जाएगा। अब यहाँ देखो 6, 12, 4, 16, 3.2। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि 6, 12 कैसे बन रहा है? जब हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इट विल बिकम 12। फिर ये 4, 16 कैसे बन रहा है? 4 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, ये मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है। अब 3.2 का भी 2 से मल्टीप्लाई, अब ये 4 से मल्टीप्लाई हो, तो अभी हमारे पास 6 से मल्टीप्लाई होगा। जब ये 6 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारे पास होगा 19.2। ये सीक्वेंस चल रही है इसके अंदर, ठीक है। तो इवन नंबर से मल्टीप्लाई करें सीरीज से, मतलब सबको 2 से नहीं कर रहे हैं, 2 को फिर 4 को फिर 6 से फिर 8 से, फिर इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। ये एक अलग सीक्वेंस बने, थोड़ा टाइम लगता है सीक्वेंस को चेक करने में। अब आप कॉमन डिफरेंस देख रहे होंगे, फिर आप देख रहे होंगे क्या सीक्वेंस बन रहा है, वो मल्टीपल आप सीक्वेंसेस लगा कर देखते हैं तो कोई ना कोई एक सीक्वेंस बन रहा होता है। अगर क्वेश्चन आया है तो रैंडम नहीं होगा, ये सीक्वेंस के साथ ही होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि हाफ कर रहे हैं फिर 2 माइनस कर रहे हैं, चलो देख लेते हैं। इसको जब हाफ किया तो ये हो गया 30, ये हमारे पास 62 है, उसको हाफ किया तो ये हो गया 31। ओके देखो मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ, 31 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो हाफ किया 31 हो गया, फिर -1 किया इसको, तो ये क्या हो गया हमारे पास 30 आ गया, सही है। फिर ये 30 है, इसको हाफ किया तो ये 15 हुआ, तो इसको फिर -1 किया तो ये क्या हो गया 14 हो गया, ऐसा ही है। इसके बाद 14 को हाफ किया, ये हमारे पास 7 हो गया, -1 किया तो ये हमारे पास 6 हो गया, ऐसे ही हो रहा है ना। 6 को हाफ किया, ये
3 हो गया, -1 किया तो ये 2 हो गया। अब 2 को हाफ करेंगे तो ये क्या होगा, 2 डिवाइड बाई 2 1 हो जाएगा। फिर -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 0 आंसर आना चाहिए ना इसका। तो हाफ करके -1 कर रहे हैं, सबको यही कर रहे हैं। अब आप इसको किसी और तरह से भी देख सकते हैं। असल में हाफ करके -1 किया जा रहा है, डिवाइड बाय 2 देन -1। हर अगला नंबर ऐसे ही हो रहा है पिछला नंबर, समझ गए। तो देखो अलग अलग तरह के सीक्वेंस बनते हैं ना, कोई एक ही सीक्वेंस नहीं चल रही, हर सवाल में डिफरेंट चल रही है, वरना कोई ना कोई लॉजिक बनानी पड़ेगी आपको, देन यू विल गेट द करेक्ट आंसर, अदरवाइज इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। ठीक, तो ये तो मैंने सीरीज़ का बता दिया सीक्वेंस। मुझे आज मैं चाह रहा हूँ कि एक ही क्लास में मैं आपको हर तरह के क्वेश्चन करा दूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करा रहा मैं आपको, बस मैं आपको एक आइडिया प्रोवाइड कर दे रहा हूँ किस तरह से आंसर्स करने हैं। ठीक है, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ करा दिए आपको। अब देखो, अब हम एनालिटिकल रीजनिंग की तरफ आते हैं, जो बेसिकली कि हमारे पास रिडल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये थोड़े लंबे सवाल होते हैं इसके, तो देखते हैं, पढ़ते हैं इसको कि एनालिटिकल रीजनिंग के सवाल किस तरह आते हैं। Q B M K P D F N H 1 2 3 4 5 6 7 8 अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं। 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 है। अच्छा सॉरी क्वेश्चन हो गई, ओके ठीक है। These are 7 doctors who go to a hospital on 4 days in a week। ये हॉस्पिटल जाते हैं, ये 7 डॉक्टर हैं जो हॉस्पिटल जाते हैं हफ्ते में 4 दिन। Those 4 days are Saturday, Wednesday, Friday and Tuesday। ये 4 दिन जाते हैं। At least 1 doctor but not more than 2 doctors go to this hospital on each of these days। कम से कम 1 या 2 डॉक्टर जो है ना वो इन दिनों जाते हैं, 2 से ज़्यादा डॉक्टर को नहीं जाते हैं। Everyone is expert in different fields, ENT, orthopedics, pediatrics, न्यूरोलॉजी, ऑप्थेमोलॉजी, रेडियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ये अलग अलग फील्ड्स होती हैं FCPS की। तो हर कोई अपने अपने फील्ड में जो है वो कह सकते हैं कि स्पेशलिस्ट है। सही है, तो समझ में आ गई बात। अब इसके बाद और स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो P है वो हॉस्पिटल को फ्राइडे जाता है रेडियोलॉजिस्ट के साथ। जो पेड का डॉक्टर है, बच्चों का जो डॉक्टर है, वो विज़िट नहीं करता हॉस्पिटल सैटरडे को, वो विज़िट करता हॉस्पिटल को सैटरडे को, ना D के साथ ना H के साथ। ऑन्कोलॉजिस्ट F विज़िट करता है अकेले ट्यूसडे को, M विज़िट करता है हॉस्पिटल वेंसडे को, और वो एक पेड नहीं है, मतलब बच्चों का डॉक्टर नहीं है। K विज़िट करता हॉस्पिटल को वेंसडे को, H जो है वो एक रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, और पेड जो है विज़िट करता हॉस्पिटल को ENT स्पेशलिस्ट के साथ, और न्यूरोलॉजिस्ट विज़िट करता हॉस्पिटल को फ्राइडे को। B ना तो ऑर्थोपेडिक सर्जन है ना तो ये रेडियोलॉजिस्ट है। मतलब आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बहुत सारी। फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये सब इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद जवाब दीजिए। हु अमंग देम विजिट्स द पॉलीक्लिनिक अलॉन्ग विद K। इन सब में से, सारे डॉक्टर में से M H D P में से K के साथ क्लिनिक कौन जाता है? K जो है वो किसके साथ क्लिनिक जाता है? अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, K विजिट्स द हॉस्पिटल ऑन वेंसडे। K वेंसडे को विजिट करता हॉस्पिटल, वेंसडे को और कौन जाता है? M जाता है विजिट करता हॉस्पिटल वेंसडे को। ओके भाई, चलो। तो इतनी लंबी कहानी सुनाई है, सवाल में कुछ भी नहीं था, वो डराने के लिए होता था सवाल इतना बार। मतलब कुछ और भी दे सकते थे इसके अंदर एनालिटिकल रीजनिंग में, लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट दी उसी का आंसर देना है। अब इससे हम 100 सवाल बना सकते हैं इसके अंदर से। बताओ उसके साथ कौन जाता है, बताओ उस दिन कौन जाता है, बताओ उस दिन कौन नहीं जाता है, ये बहुत सारे बन सकते हैं। मतलब इस तरह की स्टेटमेंट होती है, उससे फिर क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। अब ये तो आसान बहुत ज़्यादा हो गया, इससे मुश्किल बनना चाहिए था ये, क्योंकि सवाल बहुत मुश्किल कर सकते थे इसको, लेकिन नहीं किया इसको। तो स्टेटमेंट आसान भी दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, रीड द इन्फॉर्मेशन। तो ये एनालिटिकल रीजनिंग का सवाल है। P Q R S T and U are 6 members of a family. 2 married couples are there. Q is a priest and the father of T. U is the grandfather of R and is a lawyer. S is a doctor and she is grandmother of T. Professionals include 1 priest, 1 lawyer, 1 engineer, 1 doctor and 2 youngest are students in the family. Based on the following data provided above, answer the following question. Who is the profession of, what is the profession of P? P का क्या प्रोफेशन है? अच्छा, P का तस्करा ही नहीं किया इसमें, ज़रा देखना है कि P का तस्करा ही नहीं किया प्रोफेशन के लिहाज से। लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं उनमें से एक प्रीस्ट है। प्रीस्ट कौन है? Q है। एक लॉयर है, लॉयर हमारा U है। एक इंजीनियर है, इंजीनियर कौन है नहीं पता। एक डॉक्टर है,
डॉक्टर कौन है? ऐसे ऐसे जरा डॉक्टर, तो मतलब आंसर क्या हो गया? इंजीनियर हो गया बी ऑप्शन। पसंद आ गई? क्योंकि बाकी सबके प्रोफेशन हमें पता है, लेकिन पी का प्रोफेशन नहीं पता। तो या इंजीनियर नहीं कह सकते, डेटा मिसिंग कह सकते हैं, सॉरी इंजीनियर कहना मेरे लिए ऐसे बेहतर नहीं होगा। प्रीस्ट तो हो नहीं सकता ना बेटा। प्रीस्ट कौन है? प्रीस्ट हमारा क्यों है? डॉक्टर भी नहीं हो सकता, डॉक्टर हमारा ऐसा है। इंजीनियर अपने मर्जी से नहीं कह सकता क्या इंजीनियर, लेकिन कैसे, लेकिन क्या पता वो हाँ स्टूडेंट हो, तो ये इसलिए डेटा मिसिंग डी ऑप्शन आ जाएगा। इंजीनियर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, डेटा मिसिंग है, एक्यूरेटली नहीं बता सकते। समझ गए? तो ये एनालिटिकल रीजनिंग है। तो सवाल बड़े लंबे होते हैं बट आसान होते हैं। तो देयर इज़ अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर, 6 मेंबर है, ठीक है। प्रोफेशन टीचर, राइटर, एक्टर, सिंगर, डांसर एंड लॉयर। और सबके अलग अलग प्रोफेशन, 1 2 3 4 5 6 ओके 6 प्रोफेशन, बट नॉट रिस्पेक्टिवली इन द सेम ऑर्डर। सही, जाहिर सी बात है रिस्पेक्टिवली सेम ऑर्डर में नहीं। जी जो है वो टीचर है, जेड डांसर है, बी ना तो राइटर है ना तो एक्टर है, ई ना तो सिंगर है ना तो लॉयर है, टी एक एक्टर है, और जे जो है वो एक हमारे पास लॉयर है। इस इन्फॉर्मेशन से बताइए कि ई का प्रोफेशन क्या है। देखो सिंगर नहीं, राइटर कौन है, अच्छा सॉरी टीचर कौन है, जी टीचर है, तो भी नहीं हो सकता। डांसर जेड है, तो राइटर का तस्करा नहीं आ रहा ना, राइटर कौन है, तो उसमें राइटर यहाँ पर ई है। सही है, वो टाइम लगा समझने में। वैसे आप ये फ़ौरन से 1 सेकंड 10 सेकंड में इंसान बता सकते। ये तो मुश्किलें भी बनाई नहीं है ना सवाल को। नेक्स्ट देखिए, अच्छा ये एक फैमिली ट्री वाला क्वेश्चन है, उसको भी मैं एक अटेम्प्ट करके दिखाता हूँ। ये भी आता है रीजनिंग में। देयर इज़ अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन, 6 आदमी रहते हैं घर में। ये 6 के नाम है, ई आई आर के सब, ठीक है। अच्छा अब इसमें आई एंड आर आर सिस्टर्स, आई और आर सिस्टर्स हैं, आई और आर सिस्टर्स हैं, मतलब आई और आर जो है वो सेम एक फैमिली से बिलोंग करती हैं, ठीक है, दोनों सिस्टर्स हैं। टी इज़ मदर ऑफ आर, टी जो है मदर आर की है, बिल्कुल सही है, टी मदर हो गई आर की। टी इज़ द मदर ऑफ आर, क्या मतलब? तो दोनों की है ना, आर की है तो आई की भी है, जाहिर सी बात है। लो तो मैंने ऊपर क्या लिखा है, तो टी के नीचे तो आ रहे हैं ना आई आर, वो तो आई की भी होंगी, जाहिर सी बात है। टी इज़ द मदर ऑफ आर एंड ई इज़ द सन इन लॉ ऑफ के, और ई जो है वो के का सन इन लॉ है। के का तो तस्करा ही नहीं अभी तक। के इज़ द फादर ऑफ आई, ओके ठीक है। के जो है वो आई का फादर है, ओके, प्लस के लगाए थे कि ये हस्बैंड वाइफ हो गए, के और टी, ऐसे है ना भाई। और अब क्या कह रहे हैं कि ई इज़ द सन इन लॉ ऑफ के, ई के का सन इन लॉ है, मतलब आई और आर में से किसी के साथ शादी हुई है उसकी। अभी नहीं पता कि आई के साथ है कि किसके साथ है, ठीक है। के इज़ द फादर ऑफ आई, के आई का फादर है, तो सही है, बिल्कुल बात सही है। लेकिन सन इन लॉ वाली बात रहती है अभी, क्योंकि दोनों में से किसी एक के साथ शादी तो हुई है, ठीक है। सन इन लॉ तभी बनेगा ना भाई। तो ये ई की बात रहती है, उसको वो देखते हैं आगे जाकर। वाई इज़ ग्रैंड सन ऑफ टी, वाई टी का ग्रैंड सन है। अब ग्रैंड सन है तो उसका मतलब कि अभी किसका बेटा है, शादी जिससे हुई है, अब ये भी कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो वाई का भी नहीं बता सकते अभी किसके साथ रिलेशन है, सही है। एंड आई इज़ द मदर ऑफ वाई, और आई जो है वो वाई की मदर है, ओके ओके ठीक है, ओके सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आई जो है वाई की मदर है ना, तो ये रहा, ये यहाँ पर वाई आ गया इसका, और अब इसकी शादी हुई है इसके साथ, ई के साथ, ठीक है, ये सन इन लॉ हो गया। अब क्या कह रहे हैं आगे, आई इज द मदर ऑफ आई, फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ इज आर रिलेटेड टू वाई। आर का वाई के साथ क्या रिश्ता होगा, खाला है, खाला हो गई ना इसकी, आंट हो गई, ये हो गई आंट हो गई, ठीक, समझ गई है। ये देखो दिमाग का फालूदा बनाता है ये, जब तक आप उसको ट्री नहीं बनाएंगे ना, ये फालूदा कर देगा आपका दिमाग। तो कहने का मकसद आप ट्री बना लो, सही है। तो क्या होगा इसलिए आप बता सकते हैं। तो आर का रिश्ता वाई के साथ किया तो आर खाला है। अच्छा बहुत सारे बच्चे नीस लगा देते हैं, तो आर का रिश्ता, वाई का रिश्ता आर से नहीं पूछ रहे, वरना वाई का रिश्ता आर से नीस का हो सकता है। नीस का तो नहीं होगा, नेफ्यू का होगा ना, नहीं नेफ्यू का होगा ना आर, नीस तो भांजी होगी ना, तो भांजा है ना ये, बात समझ आ रही है। रिश्ते समझ में आते हैं आप लोगों को, नहीं आते हैं तो बेटा इंग्लिश तो आंट तो पता है ना, खाला, आंट से मुराद यहाँ पर खाला है ना, खूबी नहीं, मतलब खाला ही हुई ना ये तो। सरा अंग्रेज़ी में तो सब बराबर है, खूबी माम तो माँ भी सब कुछ बराबर है, ठीक है। समझ में आ गया सबको कैसे हुआ। अब ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन, ऐसा एक सवाल आता भी है
तो रिश्ते वाले, तो उसको हम ट्री से बनाते हैं। और भी एक, अच्छा सेम यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मतलब चेन मतलब आंसर हाउ इज ई रिलेटेड टू वाई, ई का रिश्ता वाई के साथ क्या है? तो ई तो बाप हो गया वाई का, फादर फादर का क्वेश्चन उन्होंने बस यहाँ चेंज कर दिया, ऊपर सेम रखे, तो ट्री में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अच्छा दोबारा से, अब हाउ इज़ के रिलेटेड टू ई, के का रिश्ता ई के साथ क्या है? के का रिश्ता ई के साथ क्या है? के जो है वो फादर है, नहीं फादर इन लॉ है, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हाउ इज़ वाई रिलेटेड टू टी, वाई का रिश्ता टी के साथ क्या है? वाई का टी के साथ ग्रैंड मदर टी तो माँ थी ना, ग्रैंड मदर हो गई ना। वाई का रिश्ता टी के साथ तो यस ग्रैंडसन, डी ऑप्शन। और उसका कुछ भी बना सकते हैं, बस हो गया। ठीक है, तो ये हमने देखा इसमें ना कि एनालिटिकल रीजनिंग किसे कहते हैं, तो वो कुछ सवाल मैंने करा, समझ में आ गया सबको? तो फैमिली ट्री वाले क्वेश्चन अक्सर टेस्ट में पूछते हैं, तो इतना मुश्किल नहीं होता। अब कितना भी कॉम्प्लेक्स कर दें, अगर आप ट्री बना लेते हैं ना बेटा, तो कोई मसला नहीं होगा। अब वो कितना बड़ी कि बिल्ड ट्री बन जाए, उसमें 10 रिश्ते डाल दें, हमें ट्री बनाना आना चाहिए कि ऊपर फादर होगा, फिर नीचे सन्स वगैरह आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जहन में अगर हर चीज़ को सोचते रहोगे ना, तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि जहन हर वक्त इतने इन्फॉर्मेशन को एक साथ प्रोसेस नहीं कर सकता, हमारा दिमाग एक लिमिट तक प्रोसेस करता है, फिर वो भूलना शुरू हो जाता है पिछली चीज़ को, ऐसा होता है ना अक्सर, फिर दिमाग सर में दर्द होना शुरू हो थोड़ी देर में, तो बेहतर है इसको ट्री बनाया जाए। अब देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कॉज एंड इफेक्ट का भी आता है, आपको पता है। अब ये जो है ना, इसमें लॉजिक से ज़्यादा जो है ना वो थोड़ा ये काम आएगा, आपके इंग्लिश स्किल्स काम आएंगे इसके अंदर। लॉजिक कॉज एंड इफेक्ट के अंदर ये आपकी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी काम आएगी। अब ये पहली नहीं है, अब ये बड़ी मेच्योरिटी वाली बात है कि क्या कॉज है क्या इफेक्ट है। कॉज मतलब होता है बेटा सबब, और इफेक्ट का मतलब होता है असर। क्या कॉज है क्या इफेक्ट है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने टेस्ट की तैयारी नहीं की अच्छी तरह से, इस वजह से आप टेस्ट में फेल हो गए, तो टेस्ट में फेल हो जाना ये इफेक्ट है, और टेस्ट की तैयारी ना करना ये इसका कॉज है। समझ में आ रही ना बात? कॉज और इफेक्ट किसे कहते हैं? हर इफेक्ट के पीछे एक कॉज है, अगर कोई असर है तो उसका सबब भी होगा। कॉज एंड इफेक्ट पता है ना ये थ्योरी, तो इसी के बारे में है। तो किसका सवाल ही बड़ा लंबा होता है, देखा होगा आपने लॉजिकल रीजनिंग में, काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन होता है, पूरी कहानी बयान कर रहा हूँ। सबसे पहले एक स्टेटमेंट दी जाती है, ये स्टेटमेंट दी जा रही है यहाँ से यहाँ तक। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कॉलेज एक्सप्रेस देयर ओपिनियन अगेंस्ट द कॉलेज अथॉरिटीज डिसीजन टू ब्रेक अवे। मतलब स्टेटमेंट नहीं, मतलब दो पॉइंट्स दिए जा रहे होते हैं, फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट। स्टेटमेंट तो कोर्स ऑफ एक्शन में आता है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कॉलेज एक्सप्रेस देयर ओपिनियन अगेंस्ट द कॉलेज अथॉरिटी डिसीजन टू ब्रेक अवे फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड बिकम ऑटोनोमस। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के, उन्होंने अपना ओपिनियन का इजहार किया है कॉलेज अगेंस्ट द कॉलेज अथॉरिटी डिसीजन के कि वो यूनिवर्सिटी से अलग होकर एक ऑटोनोमस, एक खुद मुख्तार हैसियत हासिल कर लेंगे। तो जितने भी कॉलेजेस होते हैं वो किसी यूनिवर्सिटी के ज़रिए असर चल रहे होते हैं। ये मतलब जो असल जो तरीका है ना, कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है ना, इट इज एक्चुअली ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो डिफरेंट कॉलेजेस को क्या करती है बेटा, देखती है, उसको यूनिवर्सिटी कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर DUHS, जैसे DUHS है डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस। अब ये DUHS जो है ना वो मल्टीपल कॉलेजेस को देखेगी, ये DMC को देखेगी, डाउ मेडिकल कॉलेज को, ये देखेगी हमारे पास, फिर DCOP डाउ कॉलेज ऑफ फार्मेसी को देखेगी, ये देखेगी DDC को डाउ डेंटल कॉलेज को, ये देखेगी DIDC को डाउ इंटरनेशनल डेंटल कॉलेज को। तो ये सब कॉलेजेस हैं, ये MBBS का है, ये हमारा फार्मडी कराता है, ये हमारा BDS कराता है डाउ में। तो ये DUHS खुद एक कोई वो नहीं है, DUHS एक बहुत बड़ा एक इदारा है जिसके अंदर ये सारे कॉलेजेस आते हैं। आप जो MBBS करते हैं वो आप DMC से करते हैं, डाउ मेडिकल कॉलेज से। अब वो ब्रांच इसी की DUHS की, समझ में आ रही है बात? तो यूनिवर्सिटी के अंदर क्या होते हैं, मुख्तलिफ कॉलेजेस हमारे पास आते हैं। असल डेफिनेशन कॉलेज की यही है जो यूनिवर्सिटी के ज़रिए असर चलता है। जैसे KMDC थी, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। अब चूँकि ये कॉलेज था तो ये किसके ज़रिए असर चल जाता, कराची यूनिवर्सिटी के अंडर, सुना होगा आपने, KU के अंडर में KMDC चला करता था। लेकिन अब ये यूनिवर्सिटी, अब KMDC ने क्या किया है, KU से अपने आप को ख़त्म करके अपने आप को अलग यूनिवर्सिटी, कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, सुना होगा, ये बना ली, अलग कर लिया। अब KU से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो या इस तरह से तो ये चीज़ें होती हैं, मतलब ऑटोनोमस होना मतलब अलग हो जाना, एक अलग इदारा कायम कर लेना, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट हो जाना। जैसे कि बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे UIT इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी थी, पहले NID से इलाक था,
NED के अंडर में UIT चला करती थी, अब UIT अलग यूनिवर्सिटी बन गई है, उसका कोई लिंक ही नहीं है NED से, तो उसकी अपनी ऑटोनोमस स्टेट एक आ गई है। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो यही चीज़ पर लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट। मतलब पहले तो इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्या आप बोल रहे समझ में तो आए कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स थे ना कॉलेज के, उन्होंने कॉलेज अथॉरिटी के डिसीजन के ख़िलाफ़ बात की थी कि वो यूनिवर्सिटी से इलाक़ क्यों ख़त्म कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी से इलाक़ ख़त्म करने से डिग्री की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, तो इस वजह से वो उन्होंने कहा कि ऑटोनोमस होने के ख़िलाफ़ उन्होंने फ़ैसला दिया, बच्चे उन्होंने अगेंस्ट गए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, समझ जाओ। तो ये एक एक्शन समझ में आ गई बात। सेकंड क्या है, द यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ हैव एक्सप्रेस देयर इनएबिलिटी टू प्रोवाइड ग्रांट्स टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस। तो यूनिवर्सिटी के अथॉरिटीज़ ने एक्सप्रेस किया है, इस बात का इजहार किया है कि वो काबिल नहीं है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस को ग्रांट दे सकें, या उनको ग्रांट मतलब पैसे दे सकें, ग्रांट मतलब वजीफ़े दे सकें। अब देखो इसमें से क्या हो सकता है। अब पहले ही सवाल थोड़ा सा मुश्किल आ गया, अनफॉर्चुनेटली आना नहीं चाहिए था, वैसे आ गया। तो क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट में क्या कह रहे हैं, अच्छा बहुत सब तुक्का मार, तुक्का नहीं मारना, समझ के, तुक्का तो लग ही जाएगा कुछ ना कुछ। पहले बात तो समझ में आ गया कि बच्चे जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस बात पे अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं कि कॉलेज को अलग नहीं होना चाहिए। अच्छा कॉलेज अलग हो क्यों रहा है, चूँकि यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ ने एक्सप्रेस किया है कि वो ग्रांट नहीं दे सकते कॉलेजेस को, तो ज़ाहिर सी बात है वो अलग हो जाएंगे, मतलब ताकि वो उनको ज़्यादा बेहतर तरह से यूनिवर्सिटी को वो कॉलेज को चला सकें। अब क्या है, स्टेटमेंट 1 इज़ द कॉज एंड 2 इज़ द इफेक्ट। 1 कॉज है और दूसरा इफेक्ट है, तो ये तो 100% पॉसिबल नहीं है। तो पहला कॉज और दूसरा इफेक्ट नहीं है। स्टेटमेंट 2 है, 2 इज़ द कॉज एंड 1 इज़ द इफेक्ट। 2 कॉज है और 1 इसका इफेक्ट है। अभी इसको बाद में देखते हैं, इसको रोकते हैं यहाँ पर, बी ऑप्शन। सी पढ़ते हैं, बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर इंडिपेंडेंट कॉजेस। ये दोनों अलग अलग सबब हैं, इंडिपेंडेंट कॉजेस, दोनों अलग अलग असबाब ही नहीं। तो ये किसी का असर है किसी चीज़ का, स्टेटमेंट 1, ये तो हमें समझ में आ रहा है कि बच्चों का एक रिएक्शन आ रहा है, तो ये असर है, कोई सबब नहीं है। रिएक्शन किसी इफेक्ट की वजह से, कॉज की वजह से आता है। तो सी तो नहीं है। डी देखते हैं, बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज। 1 और 2 ये इफेक्ट्स हैं अलग अलग कॉजेज के। डी को देखते हैं, रोक देते हैं इसको। ई, बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर इफेक्ट्स ऑफ सब कॉमन कॉज। ये दोनों इफेक्ट हैं किसी एक कॉमन कॉज के। अब देखो बी, डी या फिर ई है, ठीक है। ए और सी तो नहीं है। क्या पहले दूसरे की वजह से पहला हो रहा है? चलो मान लेते हैं, देख लेते हैं, मान लेते हैं कि हाँ सर बी ऑप्शन लग रहा है हमें, ठीक है। लेकिन इतना जल्दी नहीं फैसला करेंगे इसका, क्योंकि 5 ऑप्शन है, ठीक है। डी ऑप्शन है, बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज। ये क्यों नहीं हो सकता कि अलग अलग असबाब के असरात हों, क्या पता। एक मिनट, यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ हैव एक्सप्रेस देयर इनएबिलिटी टू प्रोवाइड ग्रांट्स टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस। ई है, बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉज। अलग अलग कॉज तो नहीं है बेटा, कॉज तो एक ही। डी तो नहीं है, एक सबब होता तो एक ही सबब की वजह से ये दोनों काम हो रहे हैं। अब बी और ई, ई है, बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉज, कि किसी एक कॉमन कॉज की वजह से ये दोनों असर आ रहा है। कोई एक ऐसा असर है, कोई ऐसा एक कॉमन कॉज है इन दोनों का जिसका असर सेम निकल रहा है, मतलब इफेक्ट्स हैं सम कॉमन कॉज के। क्या होगा, बी होगा कि ये होगा, पता नहीं, आप बताइए। 50-50 हो गया आपके लिए कि इसकी वजह से 2 की वजह से 1 हो रहा है, लॉक कर दिया जाए। ई कह रहा आप, यही तो मसला होता है यार, ये ना इसमें बड़ा फंस जाते हैं बच्चे, कॉज स्टेटमेंट और इफेक्ट स्टेटमेंट में, ठीक है। स्टेटमेंट 2 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज इट्स इफेक्ट। 2 कॉज है, 1 उसका इफेक्ट है। हो तो सकता है ई है, बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉज। यही तो मसला है ना, इसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्या है।
कॉमन कॉज है तो एक कॉज होगा कॉमन, कोई भी एक कॉज है कॉमन जिसकी वजह से ये एक इफेक्ट आ रहा है और ये एक इफेक्ट आ रहा है। एक इफेक्ट ये आ रहा है कि यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी वजह से वो कॉलेज अथॉरिटी के डिसीजन को, चूँकि उन्होंने तो नहीं बोला ना कि हम इलाक़ ख़त्म कर रहे हैं, ये कॉज नहीं है, कॉज का इफेक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने तो बोला हम ग्रांट नहीं दे सकते। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हम जो है वो खिलाफ जा रहे हैं कॉलेज के अथॉरिटी के डिसीजन के कि वो क्यों ऑटोनोमस होना चाह रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इलाक़ ख़त्म कर रहे हैं। एक तो कहने का मकसद कि ये दोनों जो है ना इफेक्ट्स है सम कॉमन कॉज के, ये ऑप्शन ही हो। क्योंकि देखो ये अगर स्टेटमेंट ये होती है ना कि उन्होंने अपना इलाक़ ख़त्म कर दिया, ये अपनी या ये ऑटोनोमस करने के लिए कह रहे हैं, फिर बच्चे कर रहे हैं तो समझ में आता है। हाँ सही बात है। तो किसको एक वजह है जिसकी वजह से ये दोनों काम हो रहे हैं कि वो पैसे भी नहीं ले पा रहे हैं और फिर कॉलेज को अलग भी होना पड़ रहा है। जैसे कॉमन कॉज के दो इफेक्ट आ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई, कुछ भी हो सकता है, या बजट नहीं आ रहा गवर्नमेंट की तरफ से, वॉट एवर, उसकी वजह से दोनों असर आ रहा है। समझ गए? तो ये थोड़ा सा ना इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कॉज एंड इफेक्ट में। ये बहुत गलत करते हैं बच्चे एमकेट के अंदर, एक ही सवाल है कि वो भी गलत करके आते हैं। सेकंड देखो, अब अगला सवाल सुनना गौर से, ठीक है? टाइम लगेगा इसमें। The school authority has asked the ex-student to attend special classes to be conducted on Sundays. ठीक। The parents of the ex-STD students, ये क्या ex-STD क्या है पता नहीं, have withdrawn their wards from attending private tuitions conducted on Sundays. स्कूल ने कहा है कि संडे को स्पेशल क्लास करेंगे वो बच्चों के लिए। तो पेरेंट्स ने क्या किया है कि उन तालिब इल्मों को वार्ड्स, मतलब अपने बच्चों को जो प्राइवेट ट्यूशन जो संडे को जाया करते थे वहाँ से निकाल लिया। क्या है? तो स्कूल ने कहा है कि वो संडे को स्पेशल क्लास रखेंगे, तो पेरेंट्स ने क्या किया है कि जो संडे को बच्चे ट्यूशन जाया करते हैं तो उनसे हटा लिया ताकि बच्चे स्कूल जा सकें। पहला कॉज, दूसरा इफेक्ट मान लेते हैं, एक मिनट अब बाकी देखते हैं। चलो बी तो नहीं है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इंडिपेंडेंट कॉजेज, नहीं, ताल्लुक तो है, रिलेशन तो है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज, नो। बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉज, नहीं। सही है, यही सही है कि फर्स्ट है ना कि स्पेशल क्लासेस जो कि वो करेंगे, इसका ये सबब है और इसका असर ये निकला है कि फिर पेरेंट्स संडे को फिर कह रहे हैं भाई तुम स्कूल ही चले जाओ, कोचिंग जाए, क्या फ़ायदा? जब स्पेशल क्लासेस हो रही हैं तो ट्यूशन लेके फ़ायदा क्या? जब स्कूल वाले खुद बोले संडे को ट्यूशन, ये कॉज ये इफेक्ट है, समझ गए? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है ये कॉज ये इफेक्ट हो जाए? नहीं हो सकता। चलो हाँ सही है, क्योंकि सब मल्टीपल आंसर ना सही लग जाते सब तक, तो घुमा फिरा के कुछ भी सही कर सकता है, लेकिन ये कह रहा है अप्रोप्रिएट आंसर तक जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द गवर्नमेंट हैज़ इम्पोर्टेड लार्ज क्वान्टिटी ऑफ शुगर एज पर ट्रेड एग्रीमेंट विद अदर कंट्री। मतलब बहुत सारा शुगर इम्पोर्ट किया पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने। द प्राइसेज ऑफ शुगर इन द डोमेस्टिक मार्केट हैव फॉलन शार्पली इन द रिसेंट मंथ। तो कुछ महीनों में मार्केट में रेट बहुत कम हो गए हैं चीनी के। पहला कॉज, दूसरा इफेक्ट है ना, ये तो सिंपल हो रहा है। मतलब फैला है चूँकि इम्पोर्ट किया बड़ी तादाद में तो रेट कम हो गया, सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई बढ़ जाएगी तो रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सही है, क्योंकि जब मार्केट ज़्यादा आइटम मार्केट में आ जाता है तो रेट ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है, और यही अगर ज़ख़ीरा दोज़ी अगर हो जाए तो फिर कम रेट बढ़ जाता है। Next, the private medical colleges have increased the tuition fees in the current year by 200% over the last year's fees to meet the expenses. 200 गुना प्राइवेट कॉलेज ने फीस बढ़ा दी अपनी, मेडिकल कॉलेजेस ने। The government medical colleges have not increased their fees in spite of price escalation. लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ने फीस नहीं बढ़ाई है, बावजूद इसके कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन फीस उन्होंने नहीं रखी हुई। क्या है ये? अब देखो, उसको आपस में कोई ताल्लुक तो है नहीं, कोई ताल्लुक नहीं आपस में, तो ए और बी तो नहीं है। सेम कॉज है ना, कॉज महंगाई हो रही है, सेम कॉज है। महंगाई की वजह से ही उन्होंने फीस बढ़ाई है, और महंगाई की वजह से अगर महंगाई बढ़ रही है उसके बावजूद उन्होंने फीस नहीं बढ़ाई, तो दोनों इफेक्ट्स है कॉमन कॉज के। सही है,
आप लोग क्या सी कह रहे हो? कॉज तो है नहीं बेटे, तो इफेक्ट है, फीस बढ़ा दी गई है, सही है। तो ये तो आसान था, इसमें तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए थी। नेक्स्ट सेकेंड, द इट इज़ द एम ऑफ द सिटी सिविक अथॉरिटी टू गेट द एयर पॉल्यूशन रिड्यूस बाय 20% इन द नेक्स्ट 2 मंथ। मतलब कि 20% तक ये एम है कि 20% तक पॉल्यूशन, हवा की आलूदगी हम कम करेंगे, जो गवर्नमेंट चाह रही है। द नंबर ऑफ अस्थमा केसेस इन द सिटी इज़ कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। ओके, पहले दूसरा कॉज और पहला इफेक्ट है ना। मतलब 20 अस्थमा के पेशेंट बढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट ने कहा कि वो 20% तक कम करेंगे। बिल्कुल सही, ये ऑप्शन तो आसान था, समझ में आ गया। और ये बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कैसे आंसर इसके निकाल होते हैं। हाँ, यही ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन चेंज नहीं होंगे इसमें, सारे एकदम एग्जैक्ट सेम ऑप्शन होंगे। यही होता है ना, सारे ऑप्शन चेंज नहीं होंगे, वो तो पूरे कहानी से हम देखते हैं ना, नीचे तो यही होंगे, ऑप्शन को चेंज कर ही नहीं सकते। कॉज एंड इफेक्ट में कहीं पे भी दुनिया में कोई भी टेस्ट देखे कॉज इफेक्ट का ये 5 आंसर, उसके अलावा कोई पॉसिबल ही नहीं ना बनना, यही बन सकता है 5 ऑप्शन। नेक्स्ट, देयर इज इंक्रीज इन वाटर लेवल ऑफ ऑल द टैंक सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर टू द सिटी ड्यूरिंग द लास्ट फोर्टनाइट। द वाटर लेवल बढ़ गया तमाम वाटर टैंक जो सप्लाई करते हैं ड्रिंकिंग वाटर को सिटी में। मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स फॉर कैंसिल लास्ट वीक ड्यू टू द वाटर लॉगिंग ऑन द ट्रैक्स। और ज़्यादातर जो ट्रेन थे वो कैंसिल हो गए गुज़िश्ता हफ्ते, चूँकि जो ट्रेन की पटरियाँ उस पर पानी आ गया था। पहला कॉज है, दूसरा इसका इफेक्ट है, सही है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजॉरिटी ऑफ द सिटीजन इन द लोकेलिटी बिलोंग्स टू हायर इनकम ग्रुप। ज़्यादातर जो शहरी हैं इलाके के वो बड़े तगड़े सैलरी वाले हैं, अच्छी खासी सैलरी कमाते हैं। द सेल्स इन द लोकल सुपर मार्केट आर कंपेरेटिवली मच हायर देन इन अदर लोकेलिटीज़। तो जो सेल्स हैं लोकल सुपर मार्केट में वो बहुत ज़्यादा है बानिस्बत बाकी लोकेलिटीज़ के। पहला कॉज, दूसरा इफेक्ट है, सही है, ये ऑप्शन क्लियर है। नेक्स्ट है, द लाइफ टुडे इज टू फास्ट डिमांडिंग एंड फुल ऑफ वैरायटी इन ऑल एस्पेक्ट विच एट टाइम्स लीड टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन। आज की ज़िंदगी बहुत तेज़ है और उससे क्या होता है, इंसान इस तेज़ ज़िंदगी की वजह से स्ट्रेस डिप्रेशन में आ जाता है। सेकंड है, स्टेट नंबर ऑफ सुसाइड केसेस अमंग टीनेजर इज ऑन इंक्रीज। पहला कॉज, दूसरा इफेक्ट है, स्ट्रेस आएगा तो सुसाइड भी होगी, ये ऑप्शन है। ज़्यादातर यही होता है, ए और बी ज़्यादातर लग रहा होता है, आप देखोगे ना अक्सर ए और बी ही लग रहा होता है इसमें, बहुत नीचे वाले बहुत कम लग रहे होते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों है बट ऐसा ही है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू मेक ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्राइमरी एजुकेशन अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जितना भी इंफॉर्मेशन इतलात है प्राइमरी एजुकेशन के बारे में उसको जनरल पब्लिक को क्या किया जाएगा, अवेलेबल करवाया जाएगा, उनको दस्तयाब किया जाएगा। इन द पास्ट द जनरल पब्लिक डिड नॉट हैव एक्सेस टू ऑल दिस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्राइमरी एजुकेशन। पहला इफेक्ट है, हाँ, कौन सा पहला इफेक्ट है ना, ये ऑप्शन। The performance of most of the students in final exam of class 10 in the school run by government was excellent। कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स थे क्लास मैट्रिक के, तो उनके जो ज़्यादातर बच्चों की जो परफॉर्मेंस थी गवर्नमेंट स्कूल की वो बेहतरीन थी फाइनल एग्जाम में। ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा, मैनी टीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल लेफ्ट द स्कूल एंड ज्वाइन प्राइवेट स्कूल। बहुत सारे जो है वो टीचर गवर्नमेंट स्कूल के उन्होंने छोड़ दिया स्कूल को और उन्होंने प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लिया। अब देखा जाए तो इसमें कोई ताल्लुक नहीं है दोनों बातों का, कोई रिलेशन नहीं बन रहा है दोनों का, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो तो और रिजल्ट ख़राब होता था। ए और बी इसका मतलब नहीं है, ताल्लुक नहीं है। अब आता है सी डी ई हो गया इसमें, हाँ, सम कॉमन कॉज की वजह से ये दोनों तो नहीं हो सकता, वरना वो प्राइवेट वाले जाते कि उस पर छोड़ के उस पर ई भी नहीं है। बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर द इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस। सही बात है ना भाई, किसी अलग वजूहात की बिना पर ये दोनों हो रहे हैं, वो एक रीज़न नहीं है इन दोनों के पीछे। बच्चों ने परसेंटेज बनाया कि पढ़ाया अच्छी तरह से किया होगा और दूसरा सैलरी कम दे रहे हो तो छोड़ दिया, प्राइवेट कॉलेज की तरफ चले। जैसे हमारे पाकिस्तान में उसका उल्टा होता है, क्योंकि वो लोग प्राइवेट से गवर्नमेंट की तरफ जाते हैं, गवर्नमेंट से प्राइवेट की तरफ कोई नहीं आता है। लेकिन हमें तो इतना लॉजिक नहीं लगानी, हमें तो रूल इसके लिहाज से देखना है।
तो लिखा हुआ सेंटेंस उसके हिसाब से। सही है, समझ गए? नेक्स्ट, देयर इज कंसिडरेबल रिडक्शन इन द नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय वाटर बॉर्न डिजीज अ सिटी ड्यूरिंग दिस रेनी सीजन। मतलब बहुत कम हो गए हैं पानी से फैलने वाले जो बीमारियां होती हैं शहर में इस गर्मी के, इस बरसात के मौसम में। द गवर्नमेंट हैज ओपन्ड 4 न्यू सिविल हॉस्पिटल इन सिटी इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। क्या ए और बी का रिलेशन है कुछ? क्या है, क्या रिलेशन है, बताओ क्या है? हॉस्पिटल होने की वजह से वाटर बॉर्न डिजीज कम नहीं होंगे ना, वो तो कम उस वक्त होगा जब पानी सही मुहैया किया जाएगा। हाँ, ये कह सकते हैं क्यूरेबल हो जाएगा कि इलाज ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हॉस्पिटल के खुल जाने से पानी से फैलने वाली बीमारियाँ ख़त्म नहीं होती हैं, वो तो बढ़ेंगी। उसके लिए पानी साफ मुहैया करना पड़ता है। सही बात है। तो ए बी का कोई ताल्लुक ही नहीं है आपस में। ए बी का ताल्लुक नहीं है ना बेटा, कोई ताल्लुक नहीं है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ए एंड 1 and 2 आर इंडिपेंडेंट कॉजेस। कॉज तो नहीं है, ये इफेक्ट है। ये तो कॉज कहाँ है? ये बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 सी दोबारा देख लेता हूँ, आर इंडिपेंडेंट कॉजेस। इफेक्ट्स है ना, ये तो कॉज नहीं है। किसी वजह से ही 4 न्यू हॉस्पिटल खुले, या फिर रिडक्शन जो हो रही है तो किसी वजह से हो रही है ना भाई, तो ये इफेक्ट्स है। तो डी और ई में से कोई एक है। बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस। बोथ द स्टेटमेंट 1 कॉमन कॉज की वजह से तो ये नहीं हो सकता। डी ऑप्शन होगा ना, इंडिपेंडेंट कॉज की वजह से ये दोनों होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अब ये तो कोई बहुत मुश्किल है, तो मैं इसको अलग अलग बहुत सारे सवाल करा रहा हूँ उसमें ना, आसान वाले के कम कराऊँ। द प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स हैव बीन इंक्रीज कंसिडरेबली ड्यूरिंग दिस समर। इस गर्मी के मौसम में बहुत बढ़ गए हैं सब्जियों के रेट। सेकंड है, देयर इज ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस समर, देयर बाय डैमेजिंग क्रॉप्स ग्रेटली। दूसरा कॉज है, पहला इफेक्ट है। बिल्कुल सही, ये तो आसान है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनीज इन द कंट्री हैव मेड कंसिडरेबल प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। स्टील की कंपनी ने बड़ा ठीक ठाक मुनाफा कमाया। दूसरा, मैनी एशियन कंट्रीज हैव बीन इम्पोजिंग ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ स्टील फ्रॉम पाकिस्तान। सही है, आसान है। दूसरा वाला कॉज है और पहला वाला इफेक्ट है। इंपोर्ट किया तो मुनाफा मिला, ये ऑप्शन सही है। समझ में आ गई बात सबको कैसे हो रही है? आगे बढ़ते हैं। रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज इन द कंट्री। रूरल मतलब देहाती इलाके, सेमी अर्बन मतलब जो थोड़ा सा शहरी और थोड़ा देहाती मिक्स आबादी होती है। इन द कंट्री हैव बीन सफरिंग ड्यू टू लोड शेडिंग फॉर क्वाइट सम टाइम। ठीक ठाक लोड शेडिंग हो रही है इस इलाकों में। इफ द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू ओवरकम द पावर क्राइसिस, लोड शेडिंग विल बी एक्सटेंडेड इवन इन टू द अर्बन एरियाज। ओके, पहले का दूसरे से ताल्लुक नहीं है, कुछ कोई ताल्लुक नहीं है। सही देख लो, नहीं है ना ताल्लुक कोई। ए और बी काट सकते हैं हम, कोई कॉज कोई इफेक्ट नहीं है। पहला कह रहे हैं कि देहाती इलाकों में और नीम शहरी इलाकों में लोड शेडिंग बढ़ रही है। फिर दूसरे में क्या कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट पावर क्राइसिस को ओवरकम नहीं कर सके तो लोड शेडिंग अर्बन एरियाज तक भी पहुंचेंगे। तो ये सब का सब किसी की वजह से ये है कि पावर जनरेशन नहीं हो पा रही है। तो यस, कॉमन कॉज का दोनों इफेक्ट है। सही है, क्योंकि पावर जनरेशन नहीं हो रही है इसकी वजह से दोनों मसाइल आएंगे। नेक्स्ट, खत्म ही नहीं हो रहा ये तो। द यूनिवर्सिटी अथॉरिटी हैज़ इंस्ट्रक्टेड ऑल द कॉलेजेस अंडर इट्स जुरिडिक्शन टू बैन यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन इनसाइड द कॉलेज प्रीमिसेस। यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी ने कॉलेजेस को, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज को देखभाल कर, जैसे मैंने बताया अभी क्लास के स्टार्ट में, तो उसने इंस्ट्रक्ट किया अपने तमाम कॉलेजेस को कि मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल को बैन कर दें कॉलेज के प्रीमिसेस में, तो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ना कर सके। दूसरा, मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स ऑफ द कॉलेज साइंड अ जॉइंट पिटीशन टू द यूनिवर्सिटी कंप्लेनिंग द डिस्टर्बेंसेस caused by cell phone ringtone inside the classroom। दूसरा कॉज है, पहला इफेक्ट है। सही है, सही है। चलो भाई ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है कोर्स ऑफ एक्शन। अभी उससे ज़्यादा टफ होता है।
कॉज एंड इफेक्ट से, यही दो में तो फंसते हैं बच्चे, कॉज एंड इफेक्ट और कोर्स ऑफ एक्शन। नंबर सीरीज, सिंबल सीरीज हर बच्चा कर लेता है। कोर्स ऑफ एक्शन में क्या किया जाता है पता है? एक स्टेटमेंट दी जाती है और उस स्टेटमेंट के अंदर मतलब आप समझ लो कि आप एक मैनेजर हो, आप एक लीडर हो और आपको फैसला करना है कि क्या करना चाहिए इस मौके पर। ये कहलाता है कोर्स ऑफ एक्शन। अब ये अच्छी खासी डिसीजन मेकिंग स्किल्स चाहिए इसके लिए, ठीक है ना? तो ज़रा देखते हैं आपके अंदर कितने स्किल्स हैं। पहला स्टेटमेंट है, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन वार्ड एक्स ऑफ द सिटी आर डायग्नोज्ड टू बी सफरिंग फ्रॉम अ फैटल टाइप मलेरिया टाइप। बड़ी तादाद में लोग एक शहर के, उनको पता लगा कि उनको तशख़ीस की गई है कि वो उनको मलेरिया है, एक ऐसा मलेरिया जो मौलिक है, जो डेडली है, जिससे इंसान की जान जा सकती है। ऐसा मलेरिया वो लोगों में फैल रहा है। अब क्या करना चाहिए इस बुनियाद पर? इसके हल के लिए, इसके सॉल्यूशन के लिए कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? अब दो उसमें स्टेटमेंट लिखी है। पहला है, द सिटी म्यूनिसिपल अथॉरिटी शुड टेक इमीडिएट स्टेप्स टू कैरी आउट एक्सटेंसिव फ्यूमिगेशन इन वार्ड एक्स। फ्यूमिगेशन की जाए, स्प्रे किया जाए। दूसरा, द पीपल इन द एरिया शुड बी एडवाइज टू टेक स्टेप्स टू अवॉइड मॉस्किटो बाइट्स। लोगों को इस बात पे तलकीन की जाए कि वो मॉस्किटो के मच्छर के काटने से बचे रहें। मतलब मच्छर काटने से बचे रहने से मुराद के स्टेप्स लें, मॉस्पेल लगाएं, ब्लूप जलाएं, मैट जलाएं, स्प्रे करें। अच्छा, अब देखो बोथ जब आएगा ना तो आइदर और बोथ में क्या डिफरेंस है? देखो मैं मान लिया कि ई तो ई हो सकता है, कि सी क्यों नहीं हो सकता? आइदर वन और टू फॉलोस, दोनों में से कोई एक काम भी करेंगे तो मलेरिया है। हाँ, तो नहीं तो सही है, बोथ आ जाएगा, सही है, बोथ वन एंड टू फॉलो, सही है, समझ गया? तो ये कोर्स ऑफ एक्शन कहलाता है, जिसमें आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए कि क्या करना चाहिए। अब अगर आप मिनिस्टर बन गए, कोई हेल्थ मिनिस्टर बन गए आगे जाकर मुस्तकबिल के, तो फिर आपके पास कोई ऐसा आ जाए तो फिर आप किस तरह से फैसला करेंगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फैसला ही करना सही तरह से नहीं आता आपको, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को नहीं आता अक्सर जगहों पर तो पहले फैसला कर लेते, फिर सोचते हैं यार कोर्स ऑफ एक्शन गलत हो गया। अभी कॉलेज के एडमिशन उन्होंने डाले थे ना कैप फॉर्म में, पता नहीं, तो हाई परसेंटेज मतलब हो गई थी, तो वो एक्सेप्टेबल था। बाद में उन्होंने जो है वो कट ऑफ को रिड्यूस कर दिया, कट ऑफ मार्क्स जो कॉलेज के होता है ना उसको थोड़ा हुआ कम कर दिया। अब कम करके खुद फंस गए, चूँकि बच्चों ने एडमिशन ले लिया था, अब कट हो गया तो फिर वो कॉलेज में रश लग गया, ये हो गया वो हो गया। मतलब कोर्स ऑफ एक्शन सही नहीं था। पहले आपको कट ऑफ मार्क्स कम करने चाहिए थे, फिर आपको एडमिशन ओपन करना चाहिए था। इन्होंने इस बार उल्टा कर दिया तो फंस गए, नुकसान हुआ। तो कोर्स ऑफ एक्शन बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट के लिए, कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है सोसाइटी को तो उसमें किस तरह से उस पर अमल किया जाए। हमारे यहाँ क्या होता है, मैंने देखा अक्सर रोड पे बारिश का पानी पड़ा हुआ है और जो वो है ना झाड़ू मारने वाले उस पर झाड़ू मार रहे हैं बारिश के पानी में, देखा होगा आपने। पहले उस पानी को पहले चाहिए कि वो पानी साफ़ हो वहाँ से, फिर झाड़ू मारा जाए ना। वो पानी पे झाड़ू लगा रहे हो, तो पानी पे क्यों भाई? काम उनका फिर कोर्ट से पैसा होता है ना भाई। पहले पानी हटेगा रोड से, फिर झाड़ू लगेगा। अब वो हमारे काम ही नहीं है, हमारे काम झाड़ू मारने, वो मार रहे हैं, बोले पानी में मार रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट के अंदर कोर्स ऑफ एक्शन की बहुत कमी है, या हर जगह पर देखेंगे, जिसकी वजह से बहुत मसाइल है। तो ये कोर्स ऑफ एक्शन इसलिए सीखा जाता है। सही, आगे बढ़ते हैं, अब आप बताइएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 है, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू हीट स्ट्रोक ड्यूरिंग द समर। हीट स्ट्रोक से बहुत लोग मरते हैं गर्मी के मौसम में। कराची में तो बहुत ख़तरनाक होता है। अभी तो अल्लाह का शुक्र है मौसम सही है। क्या करना चाहिए इस दो में से गवर्नमेंट को? दोनों करना चाहिए, दोनों ही नहीं करना चाहिए, कोई एक कर ले काफ़ी है। द गवर्नमेंट शुड मेक एडिक्वेट अरेंजमेंट टू प्रोवाइड प्लेसेस फॉर पीपल टू शेल्टर। बिल्कुल सही बात है, शेल्टर ताकि छाँव में तो आए बंदा। दूसरा, द पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट वेयरिंग द राइट काइंड ऑफ क्लोथ्स। बिल्कुल सही, दोनों ही करना चाहिए। क्लियर है, दोनों करना चाहिए। दोनों करने से क्या होगा, वो कम होगा हीट स्ट्रोक। तो मसला राइट काइंड ऑफ क्लोथ्स, जैसे होता है ना बेटा, हल्के कपड़े पहनना चाहिए, हल्के रंग के वाले, लाइट कलर वाले। क्योंकि जो डार्क कलर, जैसे आपने जो ब्लैक पहना है, इसमें ज़्यादा गर्मी लगेगी आपको। यही वाइट आप पहने वो गर्मी कम लगेगी, एब्जॉर्ब हो रही होती है ना रेडिएशन उसके अंदर, सुना होगा आपने। इसलिए गर्मी में कहा था लाइट कपड़े पहने, सर्दी में कहा था डार्क कपड़े पहने, होता है ना सर इसका। ठीक,
तो वो और पतले कपड़े पहने, थिन पहने, एकदम मोटे कपड़े, खद्दर के कपड़े नहीं पहन ले आप, या वेलवेट नहीं पहन ले गर्मी के मौसम में, गर्मी के एकदम सख्त है, आप उसमें कोट 3 पीस पहन के चले गए, वो भी ऐसी भी नहीं है जहाँ पर। तो बंदा सही तरह से पहले वेयर करे चीज़ों को, जैसा जगह जहाँ वो जा रहा है। अब एसी रूम में जा रहे हैं तो मसला नहीं, आप पैंट को टाई लगा लो, टेंशन नहीं है। सही बात है ना भाई। तो ये राइट काइंड ऑफ क्लोथ ज़रूरी है पहनने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीटीवी। एक ज़माने पहले पाकिस्तान टेलीविज़न सुना होगा आपने, पाकिस्तान की टीवी नेटवर्क होता था, ये चैनल आया करता, हमारे बचपन की बात। तो पीटीवी इज कंसर्न अबाउट द क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोग्राम्स, पर्टिकुलरली इन व्यू ऑफ स्टिफ कंपटीशन इन फेसिंग फ्रॉम अदर सैटेलाइट टीवी चैनल्स एंड इन कंटेम्पलेटिंग वेरियस मेजर्स टू अट्रैक्ट टैलेंट फॉर इट्स प्रोग्राम्स। पीटीवी इस बात पे कंसर्न है कि वो किस तरह से अपने क्वालिटी बढ़ाए अपने प्रोग्राम्स की, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग चैनल खुल गए तो पीटीवी थोड़ा सा डाउन हो गया। अब वो किस तरह से क्या क्या करे वो, जिससे उसके व्यूअर्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम की तरफ अट्रैक्ट हो, पीटीवी की तरफ अट्रैक्ट हो। अब आपको पीटीवी का हेड बना दिया गया, अब आप क्या करेंगे इन दोनों में से? In an effort to attract talent, PTV has decided to revise its fee structure for the artist। तो थोड़ा ज़्यादा पैसा देकर बुलाएंगे, जैसे जियो टीवी वाले या ARY वाले ज़्यादा पैसा देकर बुलाते हैं, ये भी ज़्यादा पैसा देकर बुलाएंगे ताकि लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटी उनके पास आ सकें, बड़े बड़े न्यूज़ एंकर आ सकें। दूसरा, द फी स्ट्रक्चर शुड नॉट बी रिवाइज अंटिल अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आल्सो रिवाइज इट। फी स्ट्रक्चर को आप हो सकते नहीं है तो फालतू बात हो गई है, पहले वाले बात हो जाएगी ना भाई, जाहिर सी बात है, क्योंकि पहले ही ज़्यादा जियो वाले पहले ही भर भर के दे देते हैं, तो उन्होंने उसको छोड़ के बंदा जाएगा। सही बात है ना। तो प्राइवेट वाले तो बहुत देते हैं, तो सिर्फ उनको रिवाइज करनी चाहिए गवर्नमेंट को। ये गवर्नमेंट तो कहती है बेटा कि आप तो खुदमत खल्क कर रहे हैं, आप तो वतन के लिए काम कर रहे हैं, आपको पैसे की क्या ज़रूरत है। गवर्नमेंट इस तरह से बोलती है ना, पेट्रियोटिज़म, हुब्बुल वतनी है। लेकिन आज के पब्लिक बोलते नहीं पैसा चाहिए, कोई हुब्बुल वतनी नहीं है, पैसा जब तक तो काम करेंगे तो पे और दे रहे हैं। अक्सर लोग पीटीवी छोड़ के उधर चले गए, कितने लोग चले गए, बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस। अब ड्रामे हम टीवी में आ गए, पहले पीटीवी में थे ना सारे बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस, अब हम टीवी में, और इस तरह से जो ARY में, इस तरह में सारे बड़े बड़े एक्टर आ जाते हैं। पीटीवी में एक बड़ा एक्टर एक्ट्रेस आपको नहीं मिलेगी काम करते हुए, पैसे नहीं देता है। तो रिवाइज करना चाहिए ना आप उसको, समझ गए। तो कमर्शियल में नहीं मिलते ना, पीटीवी देखता कौन है कमर्शियल में? तो टीवी भी कोई नहीं देखता, अब तो सारा यूट्यूब पे आ गया ना, A to Z। अब तो वो भी दौर ख़त्म हो गया, अब तो यूट्यूब पे ही अक्सर लोग चैनल में देख रहे होते हैं। जितने व्यूज़ उनके पीटीवी में नहीं, उससे ज़्यादा यूट्यूब पे व्यूज़ होते हैं। ऐसे ही है ना, दौर ही चेंज हो गया। नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट द टीचर्स आर स्टिल नॉट फैमिलियराइज्ड विद द नीड, इम्पोर्टेंस एंड meaning of population education in the higher education system. They are not even clearly aware about their role and responsibilities in the pollution education program। कह रहे मिनिस्टर ने कहा है कि टीचर्स को अब तक फैमिलियराइज नहीं है, कि उनको आबादी के मतलब नहीं पता है, पॉपुलेशन एजुकेशन के मतलब नहीं पता है हायर एजुकेशन सिस्टम में। उनको पूरी तरह से ये अंदाज़ा नहीं है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनकी पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम में, मतलब आबादी के लिहाज से कि आबादी का तनासुब जो है वो बरकरार रखा जाए और आबादी बढ़े ना। तो उसके लिहाज से जो टीचर्स हैं वो प्रॉपर गाइड नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी होता है कि पॉपुलेशन गाइडेंस की जाती है कि आबादी जो है वो एक हद तक हो चुकी है, रिसोर्सेज ज़्यादा इस्तेमाल हों। तो क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए? पहले पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम शुड बी इंक्लूडेड इन द कॉलेज करिकुलम। आप इसको कोर्स में डाल दो कॉलेज के करिकुलम में। दूसरा, ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुड बी कंडक्टेड फॉर टीचर्स ऑन पॉपुलेशन एजुकेशन। सेकंड होना चाहिए ना, क्योंकि बच्चों को क्या करना है उसको करके, टीचर को बताना है ना, टीचर के साथ मसला है, तो टीचर के लिए ओरिएंटेशन करनी चाहिए ना, तो टीचर बच्चों को बता देंगे, कोर्स में डालने की ज़रूरत नहीं है इसको। सही है, वी ऑप्शन ओनली 2 फॉल्स। सही है, क्योंकि मसला है यहाँ पर टीचर्स को बच्चों को गाइड करना है ना, अब बच्चे ढूंढना गाइड करेंगे, लेकिन पाकिस्तान में नहीं होता, ये इंटरनेशनल होता है। तो ऐसी एक कौन सी कुछ आ गया, पाकिस्तान में तो बोलते हैं कि भाई जितना ज़्यादा उतना बेहतर, क्योंकि आबादी बढ़ेगी तो जिहाद के लिए लोग ज़्यादा तैयार होंगे, लेकिन असल में भीड़ तैयार हो रही है और कुछ तैयार नहीं हो रहा है। ठीक है, सच्ची बात हुई है। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ लो। अ रिसेंट स्टडी शोज दैट चिल्ड्रन बिलो 5 डाई इन द सिटीज़ ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज मेनली फ्रॉम डायरिया एंड पैरासाइटिक इंटेस्टाइनल वर्म्स। रिसेंट स्टडी ने शो किया है कि जो बच्चे हैं 5 साल से कम के शहर में डेवलपिंग कंट्रीज़ के, तो वो सफ़र कर रहे हैं डायरिया से और पैरासाइटिक इंटेस्टाइनल, मतलब छोटे बच्चों में बीमारियां बढ़ रही हैं इस तरह की। क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को?
Government of the developing countries should take adequate measures to improve the hygienic condition in the cities. दूसरा, children below 5 years in the cities of the developing countries need to be kept under periodic medical checkup. क्या करना चाहिए? हेल्थ मिनिस्टर बन गए, आप क्या करेंगे? आप दोनों कर लेंगे, सही है। बोथ 1 and 2 follows, बेहतर दोनों ही किया जाए। नेक्स्ट, द खरीफ क्रॉप्स हैव बीन अफेक्टेड बाय द इंसेक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव 3 years इन द डिस्ट्रिक्ट। रबी खरीफ 2 तरह की फसलें होती हैं ना, तो जो खरीफ की फसलें हैं वो अफेक्ट हो गई है कीड़ों की वजह से, जो टिड्डे वगैरह होते हैं उनकी वजह से। फॉर इज कंसेक्यूटिव 3 years इन द डिस्ट्रिक्ट एंड द फार्मर्स हार्वेस्टेड लेस दैन 50% ऑफ प्रोड्यूस इन दिस ईयर। कीड़ों के जाति की वजह से 50% से भी कम पैदावार कर पाए किसान। अब आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर बन गए, वज़ीर ज़राअत, क्या करेंगे आप? पहला। दूसरा, क्या वज़ीर ज़राअत बन सकते कि नहीं बन सकते? CSS वगैरह का इंटरव्यू होता है ना, तो ये सब पूछते हैं। बताए कोर्स ऑफ एक्शन, क्या करना चाहिए इंसान को? द फार्मर्स शुड सीक मेजर्स टू कंट्रोल द अटैक ऑफ इंसेक्ट टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स नेक्स्ट ईयर। दूसरा, द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द सपोर्ट प्राइस ऑफ खरीफ क्रॉप कंसिडरेबली टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ फार्मर। दूसरा वाला होगा, दूसरा वाला किया जाए तो पहला किया जाए। दूसरा तो दूसरा करके क्या फ़ायदा है? प्राइस बढ़ाने से क्या फ़र्क पड़ता है? प्रोड्यूस थोड़ी ना बढ़ जाएगा, तो और लोगों के लिए नुकसान हो जाएगा, महंगे रेट में खरीदेंगे वो। बेहतर ये किया जाए कि फार्मर्स को कुछ ऐसे इकदाम करने चाहिए ताकि कीड़े उनके फसलों पर अटैक ना कर सकें। इंसेक्टिसाइड वगैरह का स्प्रे करना चाहिए, तो बेहतर है बजाय इसके कि हम रेट ही बढ़ा दें। ये सब तो नुकसान दोनों तरफ से हो गया ना, तो लोगों का नुकसान हो गया सब। जैसे एक चीज़ नहीं देख रहे, दूसरी चीज़ को देख रहे हैं, इसके आफ्टर इफेक्ट्स कहाँ पड़ रहे हैं। रेट बढ़ाना हल थोड़ी ना है, सही है। अब देखो लॉजिकल डिडक्शन का सवाल अब आएगा। लॉजिकल डिडक्शन भी आपने देखा होगा, कुछ कुत्ते बिल्ली होते हैं, कुछ बिल्ली घोड़े होते हैं, इस तरह के सवाल देखा। ये तो वेन डायग्राम है, इसमें थोड़ा सा मुझे खड़ा होना पड़ेगा। तो इसमें चार्ट बनेगा, इसमें लॉजिकल डिडक्शन। सम किंग्स आर क्वीन, ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल। अब ये है, सही देखा आप लोगों ने ये सवाल कभी? लोग इतना सवाल आता है लॉजिकल में, ये पहली बार देख रहे हैं। अब ये उसमें आप मीनिंग में नहीं जाके सम किंग्स क्वीन कैसे ऐसा कैसे सकते। अब इसका तरीका है, इसके लिए वेन डायग्राम बनती है। सम किंग्स आर क्वीन, कुछ किंग्स जो है ना वो क्वीन है। ऑल द किंग्स आर नॉट क्वीन। तो देखो ये हमारे पास किंग है, ये हमारे पास क्वीन है, ये कुछ वो किंग्स हैं जो क्वीन हो गए शेडेड एरिया में, समझ गए? ये लॉजिक बनाने के लिए बताऊँ। ऑल द क्वींस आर ब्यूटीफुल, और जितनी भी क्वींस हैं वो सब के सब ब्यूटीफुल है। ऑल द क्वींस आर ब्यूटीफुल मतलब अब यहाँ पर हम एक और एक सर्किल बना देंगे और यहाँ ब्यूटीफुल लगा देंगे। उसका मतलब क्या हो, जितने भी क्वींस हैं वो सब के सब ब्यूटीफुल हैं, तो कुछ किंग्स भी ब्यूटीफुल है जो क्वीन है, समझ गए? अब इसको देखते हुए देखो अब क्या इस कंक्लूजन लिखा हुआ है 3। ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल, सारे किंग ब्यूटीफुल है? नहीं, कुछ किंग्स नहीं है ब्यूटीफुल। ऑल क्वींस आर किंग, सारी क्वींस किंग है? नहीं, कुछ क्वींस किंग्स हैं। उसका मतलब नाइदर वन नॉट टू फॉलोस, ना पहली स्टेटमेंट सही है ना दूसरी स्टेटमेंट सही, समझ गए? आप इसको नहीं भी बनाओगे तो इसमें समझ में आ रहा था, लेकिन मेरी आदत है कि मैं उसको हमेशा डायग्राम से बनाकर देखता हूँ। अब देखो समझ में आ रहा है ना, ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल, सारे किंग ब्यूटीफुल थोड़ी ना है, लेकिन सारी क्वीन ब्यूटीफुल है। और ऑल क्वीन आर किंग्स भी नहीं है, क्योंकि सम किंग्स आर क्वीन तो सम क्वींस आर किंग। समझ में आ गई बात? और करेंगे भी समझ में आ जाएगा, ठीक है? देखो सम डॉक्टर्स आर फूल्स, सम फूल्स आर रिच। और उसमें मीनिंग में नहीं जाओ तुम, मीनिंग में जाओगे तो टाइम वेस्ट होगा। और मैं जाऊँ ना आप मीनिंग में जाएंगे, हम सिर्फ आंसर देखेंगे क्या आ रहा है। सम डॉक्टर्स आर फूल, कुछ डॉक्टर फूल हैं। अब ये रहा डॉक्टर, ये रहा फूल, कुछ डॉक्टर्स है जो फूल हैं, ठीक है? सम फूल्स आर रिच, कुछ फूल जो है ना वो क्या है, रिच हैं। एक मिनट, सम फूल्स आर रिच, तो कुछ डॉक्टर्स भी हो सकते हैं ना ये, तो यहाँ इस तरह से बनेगा, यहाँ बनेगा, सही है? अब यहाँ पर क्लियर है, समझ में आ गया? सम फूल्स आर रिच, तो कुछ डॉक्टर्स भी तो रिच हो सकते हैं, तो वहाँ क्यों बनाएंगे? अगर ये लिख दिया था कि नो डॉक्टर्स आर रिच, तो हम वहाँ से डालें,
ठीक। अब पहला है सम डॉक्टर्स आर रिच, कुछ डॉक्टर रिच हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। सम रिच आर डॉक्टर, कुछ डॉक्टर भी हो सकते हैं, यस दोनों सही हैं, बोथ 1 and 2 फॉल। टच चार्ट बनाना सीखेंगे, मैं वेन डायग्राम किस तरह बना रहा हूँ, समझ गए। डायग्राम बनाओगे तो कोई मसला नहीं, विद इन सेकंड आंसर दे पाऊंगा। नेक्स्ट देखें, ऑल रोड्स आर वाटर, सम वाटर आर बोट। तमाम जो सड़कें हैं वो पानी है और कुछ पानी कश्तियाँ हैं। अब ये कोई सेंस ही नहीं बन रहा, बस आता है। ऑल रोड्स आर वाटर, जो सारे रोड वाटर हैं, तो देखो ये रहा रोड और ये रहा वाटर, सारे रोड्स वाटर हैं, कुछ नहीं सारे, मतलब जो रोड है वो वाटर के अंदर ही आ गया सब। ऑल द रोड्स आर वाटर, समझ में आ गया। आगे सम वाटर आर बोट, कुछ वाटर जो है वो बोट है। सारे रोड वाटर हैं तो कुछ वाटर हमारे पास क्या है, बोट है। कुछ वाटर हमारे पास बोट है। अब देखो ये जो आर है ना, ये घूम सकता है कहीं पे भी इसके अंदर, तो इधर पे भी आ सकता है, समझ गए। तो कुछ जो हमारे पास रोड है वो बोट भी हो सकता है, समझ में आ गई ना बात। तो ये इसके अंदर कहीं भी मूव कर सकता है, ये जो आर है इस डायग्राम के अंदर, ठीक है। अब देखो सम बोट्स आर रोड, हो जाएगा सही। ऑल वाटर्स आर बोट, सारे वाटर बोट नहीं है, कुछ वाटर बोट है, तो क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस। समझे कैसे हुआ मसला। नेक्स्ट देखो, नो बैट इज अ बॉल, नो बॉल इज अ विकेट। कंक्लूजन, नो बैट इज अ बॉल, कोई भी बैट जो है ना वो बॉल नहीं है। अब उसका क्या तरीका होता है, बैट अलग कर लिया, बॉल अलग कर लिया। मतलब कोई भी बैट बॉल नहीं है तो कोई भी बॉल बैट नहीं है, अलग अलग, कोई कॉम्बिनेशन नहीं करनी है। नो बॉल इज अ विकेट, ना ही कोई बॉल विकेट है, तो ये भी अलग बन गया विकेट। अब देखते हैं, नो बॉल बैट इज अ विकेट सही है, कोई भी बैट विकेट नहीं हो सकती। ऑल विकेट आर बैट गलत, तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस। समझ गए। तो ये आसान है, कोर्स ऑफ एक्शन वगैरह बहुत मुश्किल है इसके मुकाबले में। ये देखने में अजीब लगता है बट ये बहुत आसान है। 8वां, ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, नो फ्रूट इज अ ट्री। सारे जो फूल है वो दरख्त है। ऑल फ्लावर्स आर ट्री, ये रहा फ्लावर और ये रहा क्या, ट्री। नो फ्रूट इट अ ट्री, कोई भी फ्रूट जो है ना वो ट्री नहीं है। सॉरी फ्लावर लिख दो ना उसको, फ्लावर, कोई भी फ्रूट ट्री नहीं है, तो ये रहा हमारे पास फ्रूट। नो फ्रूट इज अ फ्लावर, सही बात है ये। सम ट्रीज आर फ्लावर्स, बिल्कुल सम ट्री फ्लावर हो सकते हैं। सम ट्रीज आर फ्लावर, सारे नहीं, सारे फ्लावर ट्री हैं लेकिन सारे ट्री फ्लावर नहीं है, सही है। तो ये दोनों फॉलो हो जाएगा, बोथ 1 and 2 फॉलो, समझ गए। अब कर सकते हैं, खुद भी कर लो, ऐसा मसला नहीं। एवरी मिनिस्टर इज अ स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट इज इन एक्सपीरियंस। क्या होगा बता सकते हैं। ऑप्शन बताए ना इसमें से। नाइदर, एवरी मिनिस्टर इज अ स्टूडेंट, ये रहा स्टूडेंट, हर मिनिस्टर एक स्टूडेंट है। ये रहा मिनिस्टर और ये रहा स्टूडेंट। एवरी स्टूडेंट इज इन एक्सपीरियंस, जितना स्टूडेंट है सब इन एक्सपीरियंस है, सारे स्टूडेंट इन एक्सपीरियंस है। तो ये देखो, एवरी मिनिस्टर इज इन, हर मिनिस्टर इन एक्सपीरियंस भी होगा, आसान सी बात है, इसके अंदर ही आ रही है। पहला वाला सही है भाई। दूसरा, सम इन एक्सपीरियंस आर स्टूडेंट, कुछ इन एक्सपीरियंस स्टूडेंट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, दोनों सही। अल्लाह के बंदे, क्या हो गया। सम इन एक्सपीरियंस आर स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट इन एक्सपीरियंस है लेकिन सारे इन एक्सपीरियंस स्टूडेंट थोड़ी ना है। क्या हो गया, नहीं समझ में आई बात। सारे आम फल होते हैं लेकिन सारे फल आम नहीं होते हैं। हाँ सर, दोनों में फ़र्क है ना। अगर सारे फल आम फल है तो इसका ये मतलब कि सारे आम भी, सारे फल भी आम हो गए, तो यही वाली बात है ना ये। नेक्स्ट, ऑल रोड्स आर पोल्स, नो पोल इज हाउस। इसका बताओ, चलो अब तो सही बता दो, इतना बता दिया मैंने।
क्या हो जाएगा? हाँ क्या बोल रहे हो? बी और ये ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस। ऑल रोड्स आर पोल, सारे रोड पोल है। ये रहा सारा रोड जो क्या है भाई? पोल है। नो पोल इज अ हाउस, कोई भी पोल है घर नहीं है, तो ये रहा घर। सम रोड्स आर हाउसेस, कुछ रोड हाउस हो ही नहीं सकते कभी। सम हाउसेज आर पोल, कुछ हाउस पोल भी नहीं हो सकते कभी। क्या कर रहे हो? अभी भी गलत लॉजिक नहीं है तुम लोगों। गलत क्या, सही था आंटी। ऐसे बनाओ ना, फिर क्या मसला है? नहीं, बिना बनाए दिमाग से करेंगे तो नामुमकिन है, पता है। दिमाग का फालूदा निकल जाएगा बिना बनाए करेंगे। सही बात है ना? वो इतना आपका दिमाग सोच ही नहीं पाएगा कभी। ये बताएं जरा, ऑल फिश आर टॉर्टोइज, नो टॉर्टोइज आर क्रोकोडाइल। डी ऑप्शन, ऑल फिश आर टॉर्टोइज, सारे फिश टॉर्टोइज हैं। नो टॉर्टोइज अ क्रोकोडाइल, और कोई टॉर्टोइज क्रोकोडाइल नहीं है। नो क्रोकोडाइल इज अ फिश। सही है। नो फिश इज अ क्रोकोडाइल। सही है, सही है, डी ऑप्शन, नाइदर वन नॉट टू। समझ गए? बाकी बच्चे भी बताएं। Some dedicated souls are angels, all social workers are angels. गलत बताया था आपने। बोथ वन एंड टू फॉलो हो गया ना। ट्वेल्व, सम डेडिकेटेड सोल्स आर एंजल्स और सोशल वर्कर्स आर एंजल्स। कंक्लूजन दो दिया हुआ, बताएं कौन सा सही कंक्लूजन? तो बता दो, इतने सवाल करा दें यार, अभी भी नहीं बताओगे तो क्या फ़ायदा? हाँ जी, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस। देखते हैं। सम डेडिकेटेड सोल आर एंजल, ये रहे डेडिकेटेड सोल और ये रहे एंजल। ऑल सोशल वर्कर आर एंजल, जितने सोशल वर्कर हैं सब एंजल हैं। ओके, यहाँ पर इसके अंदर आ गया सोशल वर्कर SW। तो सम डेडिकेटेड सोल्स आर सोशल वर्कर हो सकता है, ये घूम सकता है नहीं कहीं पे भी, यहाँ पे भी आ सकते शेडेड एरिया में। दूसरा, सम सोशल वर्कर आर डेडिकेटेड सोल, कुछ सोशल वर्कर डेडिकेटेड सोल हैं। बिल्कुल हो सकता है। क्या हो गया बेटा? फिर गलत। बोथ वन एंड टू फॉलोस। ये देखो, ठीक है, सोशल वर्कर कहीं पे भी मूव कर सकता है इसके अंदर, तो ये शेडेड एरिया में भी आ सकता है। समझ गए? इसको देखा करो ना, इसको मैंने तरीका कितनी बार बताया। सबसे आसान मेथड ऐसे करने का। नेक्स्ट देखो, नो जेंटलमैन इज पुअर और जेंटलमैन आर रिच। ई होगा। देखते हैं, नो जेंटलमैन इज द पुअर, कोई भी जेंटलमैन पुअर नहीं है। ओके, जेंटलमैन इधर आ गया, पुअर इधर आ गया। ऑल जेंटलमैन रिच, सारे जेंटलमैन क्या है? रिच हैं। नो पुअर मैन इज अ रिच, बिल्कुल सही। नो रिच मैन इज पुअर, बिल्कुल सही। बोथ वन एंड टू फॉलो, सही है। सम सॉर्ट्स आर शार्प और सॉर्ट्स आर रस्टी, इसका बताइए। क्या हो जाएगा? फिर से बोथ। ई, सम सॉर्ड्स आर शार्प, ये रहा सॉर्ड और ये रहा शार्प। ऑल सॉर्ड्स आर रस्टी, जितने भी सॉर्ड्स हैं सब रस्टी हैं।
ऐसे बनेगा ना ये। सम रस्टी थिंग्स आर शार्प, सही है। सम रस्टी थिंग्स आर नॉट शार्प, सही है, सही है, बोथ, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ऑल फिशेस आर ग्रे इन कलर, सम फिशेस आर हैवी। ऐसे हो गया ना। सारे जो फिशेस हैं वो ग्रे कलर की हैं और कुछ जो फिशेस हैं वो हैवी हैं, लेकिन ये नहीं बता रहा कि सारी हैवी चीज़ें ग्रे कलर की होती हैं, ऐसा तो नहीं कह रहा। तो ऑल हैवी फिशेस आर ग्रे इन कलर, तमाम जो हैवी फिशेस हैं वो ग्रे कलर की होंगी। क्या हो गया उसमें? तमाम मछलियों का कलर ग्रे है, कुछ मछलियां हैवी हैं। ऑल हैवी फिशेस आर ग्रे इन कलर। जब सारी मछलियां ग्रे हैं तो हर सी बात है वन तो होगा ही होगा ना, वन तो होना ही है। सेकंड है, ऑल लाइट फिशेस आर नॉट ग्रे इन कलर। और तो हैवी और लाइट और सारे फिशेस तो हमारे पास ग्रे ही है ना, दो ही, वो दोनों हो जाएगा ना। आर नॉट ग्रे इन कलर, ओके ओके ओके। ऑल लाइट फिशेस आर नॉट ग्रे इन कलर, क्योंकि जब ऑल फिश गिरे हैं तो सब ये लाइट फिशेस भी गिरे ही हो जाएंगे, ठीक है। यस, ओनली वन फॉलोस। ये थोड़ा मुश्किल है। Some dreams are nights, some nights are days. ऐसे ही होगा। ऑल डेज आर इधर नाइट्स और ड्रीम, सारे डेज या तो नाइट्स हैं या तो ड्रीम है। नहीं, सारे डेज तो नहीं। सम डेज आर नाइट, सम डेज नाइट हो सकते हैं। सेकंड सिर्फ सही है। 20, ऑल जंगल्स आर टाइगर्स, सम टाइगर्स आर हॉर्सेस। सम हॉर्सेज आर जंगल, हो सकता है। नो हॉर्स इज अ जंगल, नहीं। ऑल पोल्स आर गन, सम बोट्स आर नॉट पोल्स। ऑल गन्स आर बोट्स, पहला तो नहीं आ रहा ना। सम बोट्स आर नॉट गन्स,
देखो बोर्ड का तो गन से रिलेशनशिप बताया ही नहीं ना उन्होंने। कह रहे सारे पोल्स जो हैं वो गन्स हैं। सम बोर्ड्स आर नॉट पोल, कुछ बोर्ड्स ऐसे हैं जो पोल नहीं है। अब वो पोल नहीं है तो क्या पता वो गन हो, क्या पता गन ना हो। ये तो गन और पोर्ट का तो रिलेशन ही नहीं पता हमें। अजीब सा हो गया ना ये। ऑल गन्स आर बोर्ड्स, सम बोर्ड्स आर नॉट गन्स, दोनों ही नहीं बता सकते। ये तो डी हो जाएगा उसका। अगर आप नॉट हटा दें हाँ फिर हो जाएगा कुछ ना कुछ। मतलब अभी अनक्लियर है तो 1 2 दोनों फॉलो नहीं होगा इसके अंदर। स्टेटमेंट क्लियर ही नहीं है ना इसमें कि क्या है। आपको क्या पता ये बी अंदर भी तो हो सकता था पोल के बराबर में। अगर मैं यहाँ लगा लेता इस बी को तो क्या मसला था, फिर तो चेंज हो जाता आंसर। यहाँ पे रखते तो चेंज, यहाँ रखे तो चेंज। एक और स्टेटमेंट की नीड थी जो नहीं है। सही है। नेक्स्ट देखें, मैनी स्कूटर्स आर ट्रक्स, ऑल ट्रक्स आर ट्रेन्स। बहुत सारे स्कूटर जो है वो ट्रक हैं और बहुत सारे ट्रक जो है वो ट्रेन है। सम स्कूटर आर ट्रेन, द ट्रक, नो ट्रक इज अ स्कूटर। गलत है। कंक्लूजन 1 फॉलो हो गया। सम पेपर्स आर पेन्स, एंगल इज अ पेपर। बताओ। सम पेपर आर पेन एंड एंजल इज अ पेपर। और एंजल क्या है, एक पेपर है। एंजल इज नॉट अ पेन। नहीं, एंजल इज अ पेन। क्यों? हाँ हो सकता है, दोनों फॉलो हो जाएगा ना। क्यों नहीं हो सकता? इसी के अंदर आ रहा है ना, एंजल एक पेपर है। जब सारे पेपर पेन हो तो एंजल भी तो पेन है। सही। अच्छा सम पेपर आर पेन। ओके ओके सम, सॉरी गलत हो गया ना, रिलेशन ही गलत बना दिए। सम पेपर आर पेन, ओके सम पेपर आर पेन ऐसे बनेगा ना। और एंजल इज अ पेपर, यहाँ एंजल आ गया। अब एंजल इज नॉट अ पेन, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ये इसमें सी लगेगा, आइदर 1 और 2 फॉलो, दो में से कोई एक हो सकता है। और वाली बात, ये पेन हो भी सकता है, ये पेन नहीं भी हो सकता है। तो आइदर का ऑप्शन तभी तो आता है। आइदर 1 या 2 में से कोई एक है ना। दोनों हो सकता है ना, इसे को यहाँ ले आओ, इसे को यहाँ भी ले आ सकते। तो आइदर का भी तो ऑप्शन होता है, तो फिर देखने के लिए ना ये भी कभी आता है। लास्ट उसके बाद कर रहे हैं हम लोग ऑड वन आउट। ये आसान होता है, ये बहुत कम आता है। ऑड वन आउट में क्या होता है कि बस जो अपोजिट जो वर्ड बाकी सबसे कनेक्शन में नहीं है मेरा, उसको हटा दो। तो ऑड वन आउट का मतलब ये होता है। तो अब इनमें से बताओ क्या बिल्कुल अलग है? क्यों डॉग क्यों अलग है? ये सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, जबकि डॉग तो नॉर्मली हमें शहर में मिलता है। बिल्कुल सही। इस तरह कॉमन बच्चों वाले सवाल होते हैं इसमें बताओ अलग ऑड वन आउट इन पाँचों में से। क्यों? हैंड सेंस ऑर्गन है, लेग में सेंसेशन नहीं है। क्या भाई वाले बच्चे हो तुम लोग, ऐसी बात करो। हाँ समझ गया मैं इसको। है नहीं है, रिप अलग अलग, बिल्कुल अलग चीज़ें। मैं बताऊं क्यों? ये बाकी सब दो है, ये एक है। तो और क्या लॉजिक ये बन रही थी ना यहाँ पर। लो और हाथ मेरे टांग से नीचे भी जा सकता है, तो मतलब हैंड का है। लो हैंड हम यू रखो तो हैंड यू भी तो रख सकते हैं। हैंड नीचे कर तो लेग से नीचे चला गया। हैंड को अपर पार्ट कैसे ले सकते हो? हाँ शोल्डर ले सकते हैं अपर पार्ट में, हैंड का अपर पार्ट। हैंड तो ऊपर भी है लोअर भी है, तो मूव कर रहा है। तो इसमें यहाँ पर नोज होगा, सिंगल डबल। सही है। नॉस्ट्रिल दो है,
बस सर नाक भी तो दो है, नाक दो नहीं होते, नॉस्ट्रिल दो होते हैं, नाक एक ही है। नेक्स्ट चूज दैट वर्ड। अच्छा डिफरेंट, दोबारा से बताएं इसमें क्या अलग है, जल्दी बताएं, खत्म करें। क्यों क्रोकोडाइल, क्यों, रीज़न क्या रीज़न है क्रोकोडाइल का? रीज़न के बिना बस क्रोकोडाइल। बाकी सब खाते हैं crocodile। बाकी सब खाते हैं मतलब? अबे यार ये क्या नहीं नहीं, बाकी सबको क्रोकोडाइल ही, बाकी सब ऐसे खाए जाते हैं बाहर। अच्छा खा मगरमच्छ भी खा लेते हैं चाइनीज़ लोग? ये क्या बात हुई इसमें? स्कॉर्पियन होगा, बाकी सब पानी में रहते हैं, स्कॉर्पियन पानी में नहीं रहता, खुशकी में रहते हैं। बाकी सब पानी में रह सकते हैं, स्कॉर्पियन पानी में नहीं रहता, खुशकी में होता है ना स्कॉर्पियन। बताओ जोलॉजी वाले, बस खत्म होने वाले हैं। इसमें बता जल्दी से अलग क्या चीज़ है? क्या ये चौथा हैमर, ब्लैक स्मिथ लोहार, जो लोहे का काम करता है। बाकी सब ई है ना यार, बाकी सब इंस्ट्रूमेंट है, ब्लैक स्मिथ के प्रोफेशनल है, बाकी तो सब टूल्स है ना। सॉरी इतना सारा आगे चला गया ये। इसमें बताइए कौन सा डिफरेंट है? ये तो केमिस्ट्री का सवाल आ गया, चलो तो बता ही दोगे। हाँ क्यों? सॉलिड है, बाकी सब गैस है। ये सही दे दो जवाब को। सो बताओ क्या अलग है? क्यों? पहली बार नाम सुन रहे हो सारा? हिप्पोपोटामस, हिप्पो जिसको कहते हैं, राइनोसेरोस गेंडा, क्या है? यूनिकॉर्न क्यों होगा? रीज़न? यस, बाकी सब रियल है, ये इमेजिनरी है। यूनिकॉर्न जो घोड़ा होता है एक सिंग वाला, फेरी टेल्स में आता है, असल में नहीं है। इसमें बताए क्या वर्ड अलग है? कौन सा कलर डिफरेंट है? क्यों? रेनबो में नहीं होता, बाकी सब रेनबो में है। इसमें बताइए क्या अलग है? ट्रायंगल। क्यों? सही कह रहे हो, 4 साइड, 3 साइड होते हैं, बाकी सबके 4 साइड होते हैं। पता नहीं सबको बात? तो मसला सर स्क्वायर के 4 साइड होता है ना बेटा, स्क्वायर, स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्यूब भी वैसे 4 ही। क्यूब के 4 साइड होते हैं क्या? नहीं मतलब देखने में क्या हम क्यूब को नहीं लगा सकते थे? दिखने में 1 मिनट, ये 3D है, बाकी सब 2D है। तो क्यूब भी तो हो सकता था, क्योंकि क्यूब के 4 साइड नहीं है, क्यूब पे तो बहुत सारे साइड हैं। क्यूब के 4 साइड कहाँ होते हैं? हाँ देखने में तो वो स्क्वायर होगा, फिर वो क्यूब थोड़ी ना होगा। मेरे लिहाज से सी होना चाहिए क्यूब, क्योंकि बाकी सब 2 डायमेंशन है ना बेटा, 2D में है, और क्यूब जो होता है 3D होता है, 3 डायमेंशन में होता है। स्फेयर हो गया जैसे, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, ये सारा सही बेटा। तो आई थिंक टाइम हो गया।